प्रखर थोड़े कोई दूसरी दुनिया में रह रहे हैं सर। प्रखर लग रहा है अभी अमेरिका में, कनाडा में रह रहे हैं सर, है ना? अभी प्रखर, गुड मॉर्निंग सर। प्रखर एक दिन लेट चलता है ना सर, कनाडा में सर, अमेरिका में। वहाँ 12-14 घंटे का डिफरेंस है ना इंडिया के साथ, तो शायद तक। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 22 में है ना बेटा, रिजल्ट आ गया है, पर आप, मुझे लग रहा है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो शायद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप में से कितने लोग, आज एनर्जी थोड़ी कम होगी मुझे पता है, क्योंकि कल जिस तरह से यूपीएससी ने सरप्राइज दिया है सर, है ना? आई नो दैट, ओके, मुझे पता है। इतना फास्ट रिजल्ट, मतलब सोच नहीं सकते इतना जल्दी भी आ सकता है सर, ठीक है। बट एक तो पहले क्वेश्चन पेपर से मारा, अभी दिवाली के बाद देते 2 दिन तो क्या जाता, कम से कम दिवाली तो सुधर जाती बच्चों की, है ना? एटलीस्ट दिवाली के एक दिन बाद दे देते यार, है ना? 8 तारीख को, 7 तारीख के बाद सर, है ना? वीकेंड निकल जाता पूरा, है ना? और पूरी दिवाली में हैंगओवर रहेगा इसका, सो द होल दिवाली अभी इसी में जाएगी सबकी, हमारी भी, आपकी सर, है ना? तो ऐसे तो बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया, और वो पिछले साल की आंसर की अभी तक शेयर नहीं की सर, है ना? मेंस के मार्क्स शेयर किए, ये किए, वो किए सर, है ना? आंसर की अभी तक शेयर नहीं की सर। हेलो, हाय विदांश, गुड मॉर्निंग विदांश का पहला क्लास है। विदांश बेटा, आपको पुराने क्लासेस रिकॉर्डिंग में देखना शुरू कर दीजिएगा, अगर आप 22 के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयरिंग फॉर 2022, और साथों साथ लास्ट उज्जवल, आप भी प्रीवियस क्लासेस देखिएगा सर, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द सेशन सर, ठीक है। पर हम लोग ऑप्शनल कर रहे हैं, होपफुली आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो आपका फाउंडेशन एनसीईआरटी के आपने किए होंगे यूट्यूब पे, तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द आइडिया एज वेल, है ना? हम लोग किस तरह से जा रहे हैं सर, ठीक है। तो अभी हम लोग मिडिवल इंडिया पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट बलबन तक पहुंच गए हैं, और दिल्ली सल्तनत, तो काफी बच्चों का पहला क्लास है आज, मेनी स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग अस नाउ, ओके। सो आपको एक सब रिक्वेस्ट यही होगी हमारी तरफ से कि यू वॉच द रिकॉर्डिंग्स, खास करके पिछले 10 क्लास के रिकॉर्डिंग को खास देखिएगा, क्योंकि मिडिवल इंडिया में हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहुंच गए हैं, और दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है सर, ठीक। तो फिर सवाल यही है कि भाई आपको एटलीस्ट मिडिवल इंडिया के लाइव क्लासेस आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाओ, तो वहां से आपको पकड़ना पड़ेगा सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक। यस, यू कैन डू बोथ दिस थिंग्स साइमल्टेनियसली इफ यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, है ना? अगर आपके पास समय की अवेलेबिलिटी है तो आप दोनों करिए, नहीं है तो एटलीस्ट पिछले 8-10 क्लासेस को तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि आपका वो मेथड बन जाएगा कि वो है ना, गाड़ी टेक ऑफ करने से पहले आपको लीनियरिटी आ जाएगी कि अच्छा इसके साथ कनेक्टिविटी बैठ रही है। तो आप थोड़े बहुत सेशंस मेरे आपने अटेंड किए होंगे, तो यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस कि हम लोग वो है ना इंटरलिंकिंग के साथ चल रहे हैं ना हिस्ट्री में, और ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो खैर, आप में से कितने बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था इस बार सर, ठीक है ना? हाउ मेनी ऑफ यू अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, पूछना नहीं चाहता था मैं, बट अच्छा, 1 2 3, चलिए सर, ठीक है। और कितने लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं सर, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर, इस बार यार बहुत परेशान किया है सर, सीसेट ने बहुत परेशान किया लोगों को। जीएस में तो स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग कि सर हम 100 क्रॉस जा रहे हैं, पर सीसेट परेशान कर गया। एक्चुअली लास्ट टाइम भी सीसेट ने परेशान किया था, तो अब सीसेट को लेके अलग से वो करना पड़ेगा सर, है ना? अभी वही है यार, सीसेट में यही दिक्कत आ रही है इस बार ना। और फिर जीएस भी थोड़ा सरप्राइजिंग था पेपर, तो नो डाउट सर। तो कुछ तो बदलना पड़ेगा बाबू, है ना? मेथोडोलॉजी चेंज, स्ट्रेटेजी कुछ करेंगे सर, ठीक है ना? चलिए, एक दिन दिवाली के आसपास एक सेशन देते हैं, 22-23 में क्या किया जा सकता है, 22 में क्या किया जा सकता है, ठीक है ना? चलिए, है ना? नहीं, यहाँ तो 22 वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, 21 वाले कम है हमारी बैच में। मेजोरिटी 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 22 में अपीयर कर रहे हैं ना, 22 और 23 में सर, ठीक है। तो 21 वाले थे, बट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जो 2021 में प्रीलिम्स दिए थे सर, ठीक है। ये ऑप्शनल की बैच में बात कर रहा हूँ, जीएस में तो बहुत बच्चे होंगे सर, ठीक है। तो कुछ बच्चों का मैसेज आया कल यस्टरडे, सम स्टूडेंट्स मैसेज में कि सर हुआ है, किसी का नहीं हुआ है सर, ठीक है। आयरनी ये है कि यार इंटरव्यू कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, मतलब जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था सर, ठीक है, उनका भी इस बार नहीं हुआ है। तो 2 बार से इंटरव्यू दिया सर, एक स्टूडेंट है मेरा, वो 2 बार से दे रहा है कंसेक्यूटिव इंटरव्यू, इस बार उसका पीटी नहीं निकला सर, ठीक है। तो वो तो बहुत ही मतलब डिस्करेज हो गया, बोले सर अब क्या करें हम, जीवन में कोरा ही कोरा आ गया सर, ठीक है। तो इट्स वेरी क्या कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल एज वेल सर, कि क्या होगा, किस तरह से अप्रोच रहेगा सर, ठीक। सो बट या वी नीड टू ओवरकम, है ना? ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये अंत नहीं है। देखो, ये कॉमा जरूर है सर, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, ओके। सो ये कॉमा है, ब्रेक है, तो इसमें से बाहर निकल के फिर आगे चलेंगे सर, है ना? समझे? तो अभी पहले 1 आध घंटा बलबन के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर आपके आंसर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे आज, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन योर क्वेरीज एज वेल सर, ठीक है ना? पहले बलबन पढ़ लेते हैं, फिर आज उसके बाद 1 घंटा हम और कुछ डिस्कशन में और आंसर राइटिंग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने बलबन की ऊपर चर्चा करनी है आज, और हमने दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग डायनेस्टीज थी उसके बारे में डिस्कस किया था, ऐबक के बारे में, अल्ततमिश के बारे में, रजिया के बारे में, और रजिया के बाद वी हैड सीन बेसिकली क्या होता है सर, ठीक है ना? तो मूल तरह से दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी है उसकी एक हमने थीम पढ़ी थी, और थीम पढ़ी थी कि द कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। और कंसोलिडेशन जब कर रहा था राजा, तब उसके ही नोबल्स उसके सामने बगावत करते थे, राइट सर, ठीक है ना? तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको ये थीम बताई थी, नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की के बारे में, कि भाई राजा जो है वो राजा को हमेशा टॉपल करने के लिए इनफैक्ट ना नोबल्स बैठे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही राजा मजबूत हुआ, और यही लोग फिर राजा को टॉपल कराएंगे सर, ठीक है ना? तो अल्तुतमिश था, उसके समय से ही नोबिलिटी को स्ट्रांग किया गया था, क्योंकि उसने 40 चोरों को बिठाया था सर, है ना? तो चालीसा के रूप में, अली बाबा और 40 चोर के रूप में याद रखते हैं अपन सर, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली वी विल सी दैट सिचुएशन बदल जाती है, एंड एक ऐसी स्थिति आई जहां पे हमको ये पता चल रहा है कि रजिया तक आते आते रजिया को भी उतला दिया जाता है बाय द नोबिलिटी सर, है ना? एंड देन नोबल्स विल बी द किंग मेकर्स, समझे आप लोग, ठीक है। सो द रोल ऑफ नोबल्स इन द फॉर्म ऑफ किंग मेकर्स कंटिन्यूड आफ्टर रजिया सुल्तान, और इसमें ही बहरमशाह को बिठाया गया, अलाउद्दीन को, और उसके बाद नसरुद्दीन को सर, ठीक है ना? तो ये इसकी एक लीनियरिटी थी। ये नोबल्स 40 के अंदर से ही आपको बलबन दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो बलबन वाज पार्ट ऑफ द 40
चालीसा सिस्टम ओनली, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लेटर ऑन ही बिकेम द किंग हिमसेल्फ। समझे आप लोग, ठीक है। तो कल के क्लास में हमने बलबन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, या पीछे का बैकग्राउंड बताया था कि क्या हुआ था रजिया। तो रजिया तो मैंने आपको बताया, फिर गाना भी आया ना उसके ऊपर, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तो एक्चुअली रजिया ये 40 गुंडों में तो फंस जाती है, ठीक है। गाना है ना मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो आज से मतलब 7-8-10 साल पहले का गाना है। हम कहीं पे चाय की टपरी के ऊपर बैठे हुए थे, हम 3-4 दोस्त हैं। तो अपन तब ये यूपीएससी वाला भूत चढ़ गया था अपने अंदर, ऑप्शनल अपना हिस्ट्री हुआ करता है, गाना बज रहा था सर, ठीक है। तो मैं चाय पी रहा था, तो मेरे दोस्त बोल रहे थे, बोले रज़िया कोई भारत की शासक हुआ करती थी। मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है? फिर मैंने उनको कहानी बताई सर उनको। तो फिर देन मैंने कहा कि ये गाना उसके काउंटर में ये लिखा गया है कि अल्लाह बचाए मेरी जान की रज़िया गुंडों में फंस गई, क्योंकि ये 40 चोर थे सबके सब सर। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, बोले भाई यार ऐसी भारी-भारी इतिहास मत बता। मैंने बोला सच्ची बता रहा हूँ सर, ठीक है। 40 लोगों ने उसको मार दिया था सर, ठीक है। तो दे वर लाफिंग, वो अभी भी याद करते हैं। बोले रज़िया वो कुछ आता है, बोले रज़िया फिर वो हेमा मालिनी का एक बार फिर सिनेमा के ऊपर पिक्चर आ रहा था, ये रज़िया सुल्तान वाला। तो मैंने उनको फोटो खींच के फटाफट हमारे ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डाल दिया। मैंने बोला फटाफट जी सिनेमा देखो। उस दिन मैं बता रहा था रज़िया के बारे में, उसका मूवी आ रहा है। बोले यार क्या बेकार इंसान है। मैंने बोला सच्ची बता रहा हूँ सर, ठीक है। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। मैंने कहा कि यार ऐसा हुआ था सर, समझे नहीं समझे। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो रज़िया की कहानी, अरे नहीं नहीं यार, वो तो अभी कोई बॉलीवुड का कोई गाना है, अभी 5-7-10 साल पहले कोई मूवी आया था, 8-10 साल पहले की बात है, ज्यादा उतना पुराना भी नहीं है। बट ये गाना आया था और हम वो रेडियो पे सुन रहे थे, कहीं चाय की स्टॉल थी, हम लोग बैठे हुए थे कट्टे के ऊपर, तो वहाँ ये बातें हो रही है। चलिए सर, ठीक है ना। तो वो सब लोग ने फिर मेरे साथ बोले यार वो भारी बंदा है सर। मैंने कहा यार मेरे पास तो हर एक का हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन निकल जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि घटना इतनी सारी हुई है ना सर, उसको कहीं ना कहीं ये फिल्मों वालों ने और फिर बैकग्राउंड में किसी ने उसको उल्लेख कर दिया है सर। चलिए सर, है ना। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो रज़िया के समय से ही नोबिलिटी मजबूत हो गई, और फिर बहरम शाह और अलाउद्दीन को तो एक्चुअली नोबल्स नहीं बनाया था, नोबल्स ही उसको तोड़ते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आखिर के अंदर वी हैड सीन कि यही नोबिलिटी के अंदर से नसीरुद्दीन महमूद जब पावर के ऊपर आया, तो बलबन ने उसको पूरी तरह से अपने वश में ले लिया। कैसे वश में लिया था? तो वी हैड डिस्कस कि बलबन एक्चुअली कड़ी के रूप में आता है सर, ठीक है ना। और कड़ी ऐसी थी कि उसने अलाउद्दीन के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, याद आया कि नहीं आया? और नसीरुद्दीन महमूद के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे सर, ठीक है। पहले वो उसका जमाई बन जाता है सर, ही बिकेम द सन इन लॉ ऑफ अलाउद्दीन शाह सर, ठीक है। और जब नसीरुद्दीन आया तो बलबन ने अपनी बेटी जो है, अपनी डॉटर जो है, उसको नसीरुद्दीन के साथ बैठा दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसका ससुर बन गया सर, गेटिंग अपाउंट, है ना। तो बलबन एक ऐसा शासक के रूप में उभर के आता है जो चालीसा सिस्टम से था, और यही चालीसा सिस्टम से इवेंचुअली वो पावर को कैप्चर करेगा सर, ठीक है। तो बलबन का कार्य आपको पता होना चाहिए। बलबन 2 फेजेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर, ठीक है। पहला फेज होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह, क्योंकि जब ये पीएम के रूप में काम कर रहा है बलबन, तो ही वाज द डिफैक्टो रूलर सर, है ना। और 1266 में नसीरुद्दीन को टॉपल करके बाद ही इवेंचुअली बिकेम द ऑफिशियल सुल्तान सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए बलबन को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सुल्तान्स के रूप में कहा जाता है सर, है ना। 20 साल पीछे पर्दे के पीछे रह के और 20 साल पर्दे के आगे रह के सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि बलबन ने पहले पीछे कार्य किया है, फिर आगे का कार्य करने की शुरुआत करेगा सर, है ना। तो पहले उसने ग्राउंड वर्क लिया, और ये ग्राउंड वर्क यहाँ से शुरू हो गया, 1242 ऑनवर्ड से शुरू हो जाता है सर, ठीक है। तो बलबन की कहानी बहुत लंबी है। अब सवाल ये आता है कि बलबन था कौन सा, है ना, वो इतना पावरफुल क्यों हो गया, वो चालीसा में कैसे आया। तो बलबन भी मूल तरह से एक गुलाम था, ही वाज आल्सो अ स्लेव, है ना। और इसको भी खरीदा गया था, बसरा में कहीं पे बेचा जाता है, और बसरा में बेचने के बाद देन ही इवेंचुअली केम टू दिल्ली, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। तो इसकी भी कहानी यही होगी सर, है ना। तो ही बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब, ये भी इलबारी ट्राइब से था। अब इसने जो इलबारी वंश है, इसमें इसने कहा कि हम अल्तुतमिश वाली इलबारी नहीं, तो इसके लिए आप देखोगे तो इसके लिए शब्द यूज किया है सेकंड इलबारी डायनेस्टी से, ठीक है ना। जैसे अल्तुतमिश अपने आप को कहता है मैं भी इलबारी हूं सर, कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि मैं मामलुक वंश से हूं सर, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जो डायनेस्टीज आएगी, ये डायनेस्टीज के अलग अलग नोमेनक्लेचर आपको मिलेंगे सर, राइट सर, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर के अंदर इनफैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुबी या मामलिक सुल्तान के रूप में अपने आप को कहेगा, अल्तुतमिश अपने आप को फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी के रूप में कहेगा। बलबन जब आता है, बलबन कहता है कि मैं तो सेकंड इलबारी हूं सर, है ना। मैं वो दूसरा वाला इलबारी हूं, मैं पहले वाला इलबारी नहीं हूं सर, ठीक है। अब देखिए बलबन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे सर, ठीक है। तो व्हेन ही केम टू पावर इनिशियली तो हमको पता चलता है कि अल्तुतमिश ने इसको खरीदा था, और अल्तुतमिश के समय से ये चालीसा के अंदर धीरे धीरे वो है ना कि अपनी पैठ बनाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि इस तरह से हमको पता चलता है कि राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ अल्तुतमिश बलबन हैड सीन द ग्राउंड कंडीशंस की हाउ द सिचुएशन इज कमिंग इनटू पिक्चर सर, समझे आप लोग, ठीक है। फिर उसको आमिर शिकार बनाया गया, लॉर्ड ऑफ हंटिंग कहते हैं उसको, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी बताया था। आमिर शिकार बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल हुआ करता था सर, ठीक है। फिर उसको छोटी सी लैंड दी जाती है रेवाड़ी में, हांसी में, हरियाणा के अंदर सर, ठीक है। एंड मसूचा को, अलाउद्दीन मसूचा को उठा के फिर नसीरुद्दीन को उसने पावर के ऊपर बैठा, और उसी के ही मंत्री के रूप में काम कर रहा था सर, ठीक है। अपनी ही बेटी को सुल्तान के साथ उसने ब्याह करवा दिया, पहले पुराने सुल्तान के साथ उसने उसकी बेटी के साथ शादी की थी सर, ठीक है। और इस तरह से बलबन यहाँ पीछे बैकग्राउंड के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, डिफेक्टो रूलर के रूप में काम करेगा सर, ठीक है। बीच बीच में ऐसा भी हुआ था कि बलबन को हटाया भी गया था बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इश्यूज विद इन दी सल्तनत, बट समहाउ बलबन वाज एबल टू रिकैप्चर पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो फिर एक रेहान खान करके बेसिकली एक हिंदुस्तानी तुर्की ओरिजिन का मुस्लिम था सर, ठीक है, शासक था। उसके लिए आरोप लगा था कि ये कन्वर्ट है सर, ठीक है। और इसने फिर यू विल फाइंड की रिवॉल्ट करवाया था। खैर यू विल सी दैट एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही थी जहां बलबन इवेंचुअली अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है, और 1255 तक आते आते ही वाज एबल टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो 1255 में ये अपने आप को रीएस्टैब्लिश करेगा, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली 1266 में पावर कैप्चर करेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब कहानी आपको बलबन के केस के अंदर दिखेगी। यू विल फाइंड द स्टोरी ऑफ बलबन की हाउ ही एक्चुअली केम टू पावर, और बलबन किस तरह से पीछे अपने आप को कार्य करता है सर, ठीक है ना। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि बलबन जो है, ये बलबन प्रैक्टिकली इनफैक्ट इसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करता है। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद इन पे कुछ काम नहीं कर पाएगा सर, ठीक है। जो भी कार्य है वो बलबन ही करता है, और बेसिकली ऐसा कहा गया है कि बलबन ने ही नसीरुद्दीन महमूद को जहर दिया था सर, ठीक है ना। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी बलबन के केसेस के ऊपर से, आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या स्टोरी रहती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो स्लेव्स का इंपॉर्टेंस आपको है ना, तो स्लेवरी डायनेस्टीज के रूप में, ये स्लेव्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के रूप में। तो मैंने आपको 3 स्लेव्स बताए जो सुल्तान बन गया सर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी सुल्तान बन गया, अल्तुतमिश भी सुल्तान बन गया सर, समझे नहीं समझे। और तीसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बलबन भी सुल्तान बनता है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ द स्लेव्स आर एक्चुअली कमिंग टू पावर सर, है ना। तो ये स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर से अभी तक प्रश्न नहीं आया है सर, ठीक है। एक बार पिछली बार पूछा था कि कैसे तुगलक डायनेस्टी में स्लेवरी में चेंजेस आया है, बट स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन ओवरऑल आप समझिए सर, ठीक है, जो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। इसके लिए डायनेस्टी का नाम भी स्लेव डायनेस्टी रखा गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से ही सब सुल्तान आ रहे हैं और ये सब के सब पावरफुल बन गया है सर, ठीक है। तो बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को मार दिया सर, है ना, जो उसी का ही राजा था, और बेसिकली उसका जमाई भी हुआ करता था सर, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली ही कैप्चर पावर
अब बलबन को पता चल गया कि बेटा जीवन में कोहरा ही कोहरा है। क्यों कोहरा ही कोहरा है? बिकॉज़ देयर वर मल्टीपल स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस दैट ही वाज फेसिंग सर। 5-6 फेसेस उसको वहाँ पे बहुत सारे दिख रहे थे। तो पहला तो चालीसा सिस्टम से उसको डर लग रहा था, क्योंकि जो सिस्टम के थ्रू ये पावर के ऊपर आया है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यही सिस्टम उसको उतला देगी, क्योंकि उसने वही किया था ना सर, ठीक है। तो आपको अब ये कार्य करना है कि आप एक बार सीढ़ी चढ़े हो और सीढ़ी के ऊपर चढ़ के आप टॉप के ऊपर पहुंच गए हो, यू हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो यू विल मेक श्योर कि ये सीढ़ी को हटा दोगे सर, है ना? सिंपल है कि नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो कि आप नंबर 1 रहे सर, है ना? आपके सिवा और कोई आना नहीं चाहिए ऊपर सर। तो आपके सिवा कोई आना चाहिए तो आप क्या करोगे सर? ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो बलबन ने भी यही कार्य किया कि बीच में कोई आ ना पाए, इसको हम लोग हटा देते हैं और इसके कारण स्ट्रक्चर जो है वो मेरे फेवर में हो जाएगा सर, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो बलबन के सबसे पहले कार्य ये था कि चालीसा को अपने फेवर में लेना चाहिए सर, ठीक है। दूसरा, वो दिल्ली के ऊपर जब पावर के ऊपर आया, तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। अब ये क्यों चल रहे थे? क्योंकि आफ्टर रज़िया बहुत सारे वीक सुल्तान थे और बलबन पीछे से कार्य कर रहा था सर, ठीक है। और जब पीछे से कार्य हो रहा है तो थोड़ी बहुत एनार्कियल कंडीशंस भी हो रही थी। प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने आप को काइंड ऑफ है ना फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। इस पीरियड में आप देखिए बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो तुगरिल ने बंगाल को इंडिपेंडेंट करवा दिया था सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी केसेस आपको दिखेंगे जहाँ पे बलबन को समझ में आ रहा है कि यार बहुत दिक्कत है सर, ठीक है। उसमें खास करके दिल्ली के आजू-बाजू वाले जो रीजन है, राजस्थान से लेके हरियाणा वाला मेवात वाला जो रीजन है, हरियाणा राजस्थान के बीच में, ठीक है। वहाँ से मेवाती के अंदर रहने वाले जो मेयो कम्युनिटी के लोग थे सर, है ना, इन्होंने काफी नाक में दम कर दिया था सर, ठीक है। तो ये आते थे दिल्ली को प्लंडर करके चले जाते थे सर, ठीक है। दूसरा इशू मंगोलों का था, क्योंकि मंगोलों का प्रभाव अब चालू हो गया था। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आफ्टर रज़िया द मंगोल्स हैड कंटीन्यूअसली इन्वेडेड ओवर पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये भी थी कि आज का जो दोआब वाला रीजन है सर, है ना, गंगा यमुना वाला, वहाँ पे भी इशू क्रिएट हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के। वहाँ के जो हिंदू लैंडलॉर्ड से, राजपूत जमींदार से, उन्होंने भी इनफैक्ट हंगामा करना शुरू कर दिया था। दे वर आल्सो गेटिंग पावरफुल, है ना। तो एवरीवेयर बलबन वाज फेसिंग बहुत सारे चैलेंजेस उसको लग रहे थे। अब बलबन को ये समझ में आया कि टिल द टाइम ही कुड नॉट कंसोलिडेट, ही वोंट बी एबल टू कंट्रोल दिस पीपल, है ना। और कंसोलिडेशन में सबसे पहले चाहिए इंटरनली सर, फिर एक्सटर्नली करेंगे। अगर आप इंटरनली मजबूत होगे तो एक्सटर्नली सब कुछ कर पाओगे सर, ठीक है। जो भी शासक आप देखिए, पहले बाह्य सीधा आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई बाह्य आक्रमण करने की कोशिश करता है तो फिर वो टूट जाएगा, याद रखिएगा। इंटरनल कंसोलिडेशन इज अ मस्ट फॉर एक्सटर्नल काउंटरिंग सर, है ना। ये थंब रूल है कोई भी पॉलिसी का, कोई भी वॉर क्राफ्ट का, कोई भी स्टेट क्राफ्ट का सर, ठीक है। आप पकड़िए कि 1947 में हम लोग पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि हम इंटरनली अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे सर, ठीक है। बट 71 तक आते-आते भारत जब इंटरनली कंसोलिडेट हो चुका है और जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का इश्यू हुआ, तो फिर सैम बहादुर जी ने डिसाइड किया कि भई इसको बाँट देते हैं सर। इंदिरा गांधी भी पीछे बैठे हुए थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये चीज़ मैटर करती है। ये हमेशा आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिखेगी, एवरीवेयर। wherever you see the consolidation has been taken place है ना। तो फिर आप देखो एक्सटर्नल थ्रेट देगा। चाइना देखिए आज की तारीख में, चाइना इस इतनी नालायकी और दबंगी जो आज की तारीख में कर रहा है वो पहले नहीं करता था सर, ठीक है। क्योंकि अब इंटरनली कंसोलिडेट हो गया सर, पैसा-वैसा आ गया है, स्ट्रक्चरिंग हो गया है, चैलेंजेस अभी भी है बट स्टिल दे आर एबल टू वो है ना होल्ड इट ऑन, है ना। तो उसके बाद आप देखोगे तो फिर हंगामा कर रहा है, तो अब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सबको प्रोवोक करवा रहा है सर, ठीक है। तो बलबन को भी ये समझ में आया कि भाई इंटरनल कंसोलिडेशन में एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में चालीसा सिस्टम, क्योंकि जिसकी बदौलत ये पावर के ऊपर आया है, अगर वो संस्था उसको खत्म कर देगी तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो टिक नहीं पाएगा सर, ठीक है। अब चालीसा बहुत पावरफुल हो गए थे सर, ये अल्तुतमिश के चालीसा नहीं थे सर, ठीक है। अल्तुतमिश के 40 साल के बाद या उसके करीबन आप पकड़ के चलिए 1211 से लेके 1266 का पीरियड है। मतलब ये चालीसा सिस्टम को नहीं करके 50 साल के आसपास हो गया है। अब जब कोई इंस्टीट्यूशन 50-50 साल पुराना होता है, तो उसकी वो सिल्वर जुबली और प्लैटिनम और डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो जाती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और जब इतनी सारी जुबली सेलिब्रेशन होगी तो इनके पास कितनी हेरिडिटरी क्लेम आ जाएगी सर, है ना। तो क्या जितनी पुरानी होगी उसकी इतनी जड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर। और जब इसके रूट्स बढ़ जाते हैं ग्राउंड के अंदर, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है सर, ठीक है। तो बलबन को एक चीज समझ में आ गई कि बेटा अगर इसको उखाड़ना है तो मुझे इसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। इनको फोर्सफुली उखाड़ूंगा तो मुझे खत्म कर देंगे ये लोग सर, ठीक है। क्योंकि रिजेंटमेंट इन द नोबिलिटी वाज वन ऑफ द थंब रूल इन द दिल्ली सल्तनत, है ना। नोबिलिटी हमेशा रिजेंट करती है, इवन आज भी करती है सर, है ना। मंत्री परिषद के कुछ लोग अपने जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होंगे उससे सहमति नहीं रखते होंगे, बट आज क्या है कि भाई वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के थ्रू मारा नहीं जाता है। पहले क्या डेमोक्रेसी नहीं थी तो सुल्तान को मार दिया जाता था। खैर, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी सी दैट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां बलबन नोबिलिटी को कंट्रोल करना चाहता है। नोबिलिटी को कंट्रोल करेगा तो बाकी सारी सब कुछ चीजें हो जाएगी। अब ये नोबल्स थे कौन सा, है ना। दे वर उलेमास, दे वर बेसिकली रिलीजियस स्कॉलर्स, दे वर द वंस हु केम अलोंग विद अल्तुतमिश, दे वर द वंस हु केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ घुरी। घुरी के समय से आए हुए लोग हैं सर, है ना। तो दे वर वेरी वेरी पावरफुल पीपल सर, है ना। तो ये रिलीजियस स्कॉलर्स भी थे इसमें से। इनमें से कुछ-कुछ आप देखोगे बहुत ही स्लेव्स हुआ करते थे, पर ये स्लेव्स की पूरी डायनेस्टी इनके यहाँ पे चल रही थी, इक्तेदार हुआ करते थे, बहुत पावरफुल सर, है ना। तो बलबन को समझ में आ गया कि यार इनके सामने अगर मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा ये 40 के 40 इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे को उठा देंगे, जैसे मैंने अभी किया है सर, ठीक है। तो बलबन मेड श्योर कि इनको काउंटर करना है तो मैं आइडियोलॉजिकली करूंगा सर, क्योंकि ये धर्म गुरु है ज्यादातर और ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के ऊपर से चलते हैं, तो इनको रिलीजन से ही काटेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो बलबन कहता है कि रुकिए सर, है ना। अगर इनको काउंटर करना है तो ये जिस बेसिस के ऊपर से अपने पावर को डिराइव करते हैं, मैं भी इसी बेसिस के ऊपर से कार्य करूंगा। और इसके कारण बलबन ने क्या किया, डिवाइन ओरिजिन का कांसेप्ट लेके आया किंगशिप के रूप में, और कहा कि भाई राजा जो है ये खुदा का साया है सर, ठीक है ना। अब ये राजा खुदा का साया जो कांसेप्ट है ये कहां से आया सर, ठीक है। तो एक टर्किश पर्शियन गॉड का एक कांसेप्ट है सर, है ना, जहां लोकल फोक गॉड के कांसेप्ट में बहुत फेमस होते हैं, अफ्रासियाब करके सर, ठीक है। तो अफ्रासियाब करके एक आपको बहुत ही फेमस पर्शियन एंड टर्किश ओरिजिन के एक मिथिकल लेजेंड दिखेंगे सेंट्रल एशिया में, जिनको लेके बहुत सारी फोक स्टोरीज और ये सब बहुत कल्चर में बहुत फेमस है वहां पे सर, ठीक है। और बलबन भी इसी रीजन से बिलोंग कर रहा है, वहां से उसको खरीदा गया था, तो उसने बचपन में ये सब स्टोरीज बहुत सारी सुनी थी सर, ठीक है। और उसको पता है कि ये जितने भी स्लेव्स हैं ये इस प्रकार की कहानियों में मानते हैं, क्योंकि ये सब स्लेव्स भी बाहर के लोग थे सर, दे वर नॉट बिलोंगिंग टू इंडिया एट दैट टाइम सर, ठीक है। तो दे वर आल्सो एबल टू लिंक इट अप, है ना, कि भाई बलबन किसके साथ बात कर रहा है सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो होता ये है कि व्हेन बलबन एक्चुअली केम टू पावर, बलबन देख रहा है कि यार आजू बाजू के रीजन में बहुत दिक्कत हो रही है, सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। और अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो मुझे यहाँ पे इसी के थ्रू इनको काउंटर करना पड़ेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो बलबन ने इनफैक्ट एक अफ्रासियाब करके काइंड ऑफ एक तुर्को पर्शियन गॉड का अपने आप को इनकार्नेशन बताने की कोशिश की सर, समझे नहीं समझे। और कहा कि भाई जैसे वहां पे एक मिथिकल लेजेंड के रूप में लोग वर्शिप करते हैं, मैं उन्हीं का ही साया के रूप में हूं सर, ठीक है ना। और ये कहता है कि मैं जिल्ले इलाही हूं, गेटिंग ऑफ। अब जब राजा अपने आप को कह रहा है जिल्ले इलाही, मतलब ये है कि ही इज द शैडो ऑफ द गॉड एंड व्हाटएवर डिसीजंस दैट ही विल बी टेकिंग, ही इज टेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड। आप समझने की कोशिश करिए कि राजा अपने आप को पहले लेजिटिमाइज करवा रहा है
और ये लेजिटिमाइजेशन कैसे करवा रहा है कि भाई देखो मैं खुदा का साया हूँ, एंड बिकॉज मैं खुदा का साया हूँ तो मैं जो भी निर्णय करूंगा, द डिसीजन दैट आई विल बी टेकिंग, वो खुदा के बिहाफ में कर रहा हूँ सर। समझे नहीं समझे? लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो सर? बलबन ने कहा हाँ जी सर, कल से सबको सजदा करना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले आओ और लंबे हो जाओ सर, है ना, फिर गाना बजा ना, सजदा करूँ मैं तेरा सजदा, तो उसे नैन भरू करूँ मैं तेरा सजदा, सजदा सर, ठीक है, सीने से लगाओ तेरा सजदा करो सर, ठीक है ना, तो सजदा हो गया ना सर सबका, गेटिंग अ पॉइंट। बलबन ने कहा तेरे सजदा से नहीं चलेगा, मैं खुदा का साया हूँ सर, ठीक है, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड, मैं जिल्ले इलाही हूँ, तो बीइंग द जिल्ले इलाही आपको मेरे पाँव के ऊपर आके चुम्मी देनी पड़ेगी सर। समझे नहीं समझे? है ना, तो उसको पबोस कहा गया है सर। समझे? गेटिंग अ पॉइंट। तो होता ये है कि बलबन ने पहले आइडियोलॉजिकल बेसिस को फाउंडेशन बनाया सर। गेटिंग अ पॉइंट। ये जो आइडियोलॉजिकल बेसिस को फाउंडेशन बना रहा है जिल्ले इलाही के रूप में, आप देखिए कितने प्रॉब्लम हो रहे थे, यू फाइंड कि देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स बलबन वाज फेसिंग विद इन द नोबिलिटी एंड विद इन द एम्पायर, एंड ही न्यू दैट कि भाई जब तक इसको काउंटर नहीं करेगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी उसको टॉपल कर देगा सर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आई हैव गॉट अ डिवाइन ग्रेस, मुझे आशीर्वाद दिया गया है, निबायत खुदाई दी गई है सर, ठीक है, और खलीफा के साथ भी अपने आप को लिंकेजेस के साथ जोड़ रहा है। अब इमीडिएटली होता यह है कि इस पीरियड में अब्बासिड खलीफेट का डिक्लाइन होना हुआ है 1250 के बाद, अब्बासिड खलीफेट एक्चुअली डिक्लाइन में जाना शुरू हो रहा है सर, ठीक है, और इमीडिएटली जो तत्कालीन खलीफा थे उनका भी मृत्यु हो चुका था, बट स्टिल बलबन उनके नाम का फिर से एक मंसूर पेश करवाएगा सर, ठीक है। तो बलबन दो तरह से अपनी लेजिटिमेसी गेन करवा रहा है। ये कह रहा है कि मैं नसीर उल मोमिन हूं सर, मतलब ये है कि भाई मैं खलीफा का राइट हैंड हूं, और साथों साथ में जिल्ले इलाही हूं सर, मैं खुदा का साया भी हूं और खलीफा का भी साया हूं, सादी भाषा में, उनका राइट हैंड के रूप में, मैं उनके दाहिने हाथ के रूप में कार्य कर रहा हूं सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो होता यह है कि बलबन ने जिस हिसाब से अपने आप को जिल्ले इलाही का कंसेप्ट के साथ जोड़ा, तो उसकी चालीसा सिस्टम और बाकी सारी जो मासिस थी उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश की सर। इसी को ही बलबन की थियरी ऑफ किंगशिप कहते हैं सर, ठीक है ना। थियरी ऑफ किंगशिप के थ्रू बलबन अपने आप को डिवाइन ओरिजिन मतलब दैवीय उद्भव के साथ जोड़ रहा है, और शासक जब अपने आप को बेसिकली दैवीय उद्भव के साथ डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ रहा है, जिसके थ्रू ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि बिकॉज द किंग इज द शैडो ऑफ द गॉड, द किंग इज ओनली आंसरेबल टू द गॉड, द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन बाय द किंग is actually on behalf of the god, and hence those are only and only answerable to the god, and they are unquestionable by the masses। समझे नहीं समझे? गेटिंग अ पॉइंट। अब होता क्या है सर, है ना, आपको राजा के कोई निर्णय से प्रश्न हो गया, बोले राजा ये क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा देखो मैं जिल्ले इलाही हूं सर, ठीक है, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड एंड मैं नासिरुल मोमिन भी हूं सर, ठीक है ना, तो अमीरुल मोमिन के रूप में मैं खलीफा का राइट हैंड हूं, खलीफा की मृत्यु हो चुकी है ना, अब्बासिद सल्तनत के सर, ठीक है, बट स्टिल ही इज क्लेमिंग दिस पॉइंट। हां, तो देखिए कितना स्मार्ट बंदा है सर। तो ही वांटेड टू लेजिटिमाइज हिज पावर, ही नो दैट कि भाई मेरे सामने बगावत ना हो जाए, इसके पहले आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन सब बनाया सर, ठीक है। तो जिस तरह से आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनाया, जिसमें उसने कहा कि नोबल्स जो है अब वो मेरे अंडर में आएंगे। इसके पहले नोबल्स वर कंसीडर्ड एज पावर शेयरर्स, they were considered as sovereign, they were considered as equals, and they were also seeing सुल्तान as one of them only सर, ठीक है। इसके लिए जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स का कांसेप्ट नोबिलिटी के अंदर चल रहा था अल्तुतमिश के समय पे, रजिया के समय पे, नसीरुद्दीन के समय पे, या अलाउद्दीन मसूद शाह के समय पे सर, ठीक है। बलबन कहता है कि आई एम नॉट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना, आई एम नॉट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना, मैं तो साक्षात अवतार हूं सर, गेटिंग अ पॉइंट नॉट, है ना, एंड बिकॉज़ मैं साक्षात अवतार हूं, किसका हूं? मैं जिल्ले इलाही हूं, मैं खुदा का साया हूं सर, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड। तो इसका मतलब ये होता है कि अब मैं जो भी कार्य करूंगा, ये कार्य अनक्वेश्चनेबल है, ये सोवरेन के रूप में है, और ये सोवरेन के रूप में है तो आप मुझे कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो सर। समझे नहीं समझे? है ना। तो प्रश्न आया ना, बोले कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है सर, ठीक है ना, तो बलबन को भी यही था कि अपन ही भगवान है सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरह से बलबन अपने आप को एस्टैब्लिश करवाएगा, और जिस कंसेप्ट के थ्रू बलबन ने जो अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के रूप में एस्टैब्लिश किया है, इसी कंसेप्ट के थ्रू बलबन ने अपनी नोबिलिटी का पूरा सिस्टम को चुप करवा दिया सर। समझे आप लोग? ठीक है, क्योंकि जब राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का पेश करता है तो नोबल्स अपने आप को कहेंगे कि भाई हम तो डिवाइन ओरिजिन नहीं प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि राजा के पास सत्ता भी है सर, ठीक है, और जिस तरह से सत्ता है तो फिर अब ह्यूमंस के रूप में है सर, ठीक है, और पावर ऑफ मोनार्की इसके कारण बढ़ेगा, सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, और थ्रू दिस इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को बलबन काउंटर कर पाएगा सर। समझे आप लोग? ठीक है ना। तो डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर से बलबन ने किंगशिप की थियरी को प्रमोट करना शुरू किया। ये किंगशिप की थियरी को बरानी लिखेगा, जहां पे वो बताता है कि किस तरह से बलबन अपने आप को एस्टैब्लिश करता है सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि बलबन कर क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली बलबन डूइंग सर, है ना। बलबन को दिखाना था कि मैं जिल्ले इलाही हूं सर, मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे ये भी ध्यान बताना है कि मैं लेटर और स्पिरिट में ये चीज प्रूव करूंगा कि मैं खुदा का साया हूं। तो जो भी पुरानी रीत रिवाज कोर्ट के अंदर कस्टम्स के रूप में, या नोबल्स को जो फ्रीडम दी गई थी, जैसे नोबल्स को बेसिकली बहुत फ्रीडम थी, अपने हिसाब से जीवन जी सकते थे, बलबन ने सब कुछ बना दिया, बंद कर दिया। पहले तो कह दिया कि ये बाटली वाटली पीना बंद कर दीजिए सर, ठीक है, कोई भी प्रकार का बाटली का कंसेप्ट नहीं चलेगा आपके यहाँ पे, जो सोशल गैदरिंग है वो सब मैं धीरे धीरे बंद करवा दूंगा सर, ठीक है। ये चीज अलाउद्दीन खिलजी उसको रेप्लिकेट करेगा। आप समझिए कि रेप्लिकेट एक्चुअली बलबन की चीजों को रेप्लिकेट कर रहा है सर, ठीक है। अलाउद्दीन भी यही काम करेगा नोबिलिटी के साथ, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई नोबल्स मेरे सामने बगावत कर देंगे तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं एस्टैब्लिश रह पाऊंगा सर, ठीक है ना। तो उसने अपनी कैरेक्टर में आ गया सर पूरी तरह से जिल्ले इलाही के रूप में। तो पहले तो जितने भी उसके क्या कह सकते हैं कि एक लेमैन जैसी जो इंप्रेशन थी, उसने पूरी की पूरी सिस्टम को बंद करवा दिया। कोर्ट के अंदर बहुत डिग्निफाइड वे के अंदर प्रेजेंट करना, काइंड ऑफ आप समझने की कोशिश करिए कि एक प्रोटोकॉल और प्रोसेशंस में आना। वो भी आता था कि वो कपड़े वैसे पहन के आता था, रॉयल एम्ब्लम उसके पीछे लगा होता था, तामझाम के साथ ही दिखता था सर, ठीक है। यू कैन नेवर फाइंड बलबन के लिए बरानी लिखता है कि यू विल नेवर फाइंड बलबन इल ड्रेस्ड, और यू विल नेवर सी विदाउट एनी प्रोटोकॉल सर, है ना। और ये हमेशा वो अपने सिस्टम के थ्रू ही चलता था सर, समझे आप लोग? ठीक है। तो बलबन ने जिस प्रकार की हायरार्की क्रिएट की थी, इसके कारण वो उसका जो कोर्ट था, उसके जो नोबल्स थे, उसके अंदर भी काफी हंगामा हो गया था कि यार ये बंदा तो कुछ अलग ही प्रकार का है सर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्हाट यू शो एंड हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ मैटर्स, सही है कि गलत है सर, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर, है ना। तो एक बार हमको इंस्पेक्शन में जाना था और बड़े बाबू आ रहे थे। तो बड़े बाबू के जो मझले बाबू होते हैं ना मिडिल लेवल के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कि बड़े बाबू आ रहे हैं और प्रोटोकॉल ठीक रखे सर, ठीक है। सरकार में वो तब मुझे नया नया था, तो मैंने कहा होगा सर, तो मैंने एक दो बार फोन किया था, मैंने बोला भाई आ रहे हैं, थोड़ा वो गाड़ी वाड़ी आएगी डिस्ट्रिक्ट में, थोड़ा उनको है ना लेने वेने के लिए इस तरह से सेटअप कर दीजिएगा सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि प्रोटोकॉल में थोड़ी कोताही बरत दी गई सर, है ना। तो फिर जब खत्म हो गई उनकी विजिट तो वापस आके हमको फटकार पड़ गई, बोले प्रोटोकॉल ढंग का नहीं था। मैंने बोला तुम क्या राष्ट्रपति हो देश के, तो तुमको इनफेक्ट है ना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मन में तो यही आया था सर, ठीक है, पर बोल नहीं पाया ज्यादा सर, है ना, मझले बाबू को। मैं बोला मतलब सर के मतलब गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए बात कर रहे हो?
फिर ठीक है थोड़ी, पर ये बहुत चलता है फिर सरकार में सर, ठीक है। तब मुझे बलबन याद आया था, तभी मुझे बलबन याद है। मैंने बोला ये देखिए सर, ठीक है ना, बलबन के सब अवतार यहाँ बैठे हुए सिस्टम में। चल खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। बट बलबन ने ये किया सर, है ना, बलबन ने ये चीज़ की। अरे बहुत है सर सरकार में, अरे आप जाइए सर, ठीक है। आप तो फिर वही बड़े बाबू के रूप में जाओगे सर, है ना, मझले बाबू तो होंगे नहीं सर, ठीक है। तो फिर आपको भी वो बलबन का अवतार आपके अंदर भी आ जाएगा इस प्रकार से। खैर सो देखो कुछ-कुछ आवश्यकता होती है। आप पब्लिक उतना स्पीक मतलब ना बोले, क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, है ना, जहाँ स्टेट का आपके पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। बट हाउ यू लाइक नो पोर्ट्रे एंड हाउ यू बिहेव आल्सो मैटर्स, है ना, समझे। पर अभी ये जो नई जनरेशन पिछले 5-7 साल से जो अभी जो हमारी जनरेशन आ रही है सर, ठीक है, उसमें काफ़ी ग्राउंडेड लड़के लोग हैं सर, ठीक है ना, जो सिलेक्ट हो रहे हैं। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। सो यू विल फाइंड कि बलबन ने सब कुछ चीज़ बदल दी है ना, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो डिग्निफाइड वे के अंदर काम कर रहा है ना, हँसता था, है ना, वो चुपचाप यूँ ही खड़ा रहता, बोले खुदा का साया हो, खुदा का साया हँस नहीं सकता है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो लोगों को बुलवाता था, तो वो प्रोसेशन में चलता था जिस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम चलता था सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरह से बलबन ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया सर, ठीक है। तो कैरेक्टर में जब आ गया ना सर, उसके बाद उसने उसको इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। अब सामान्य रूप से अशोक भी प्रियदर्शी कहता था कि आप पकड़ने की कोशिश करो, कनिष्क भी अपने आप को देवपुत्र कहता था। पर उनके कैरेक्टर के अंदर वो कैसे आते थे, वो सब कोई कंटेम्परेरी सोर्सेस में लिखा नहीं है सर, ठीक है। अशोक तो वेलफेयर का कांसेप्ट के साथ और कहता था कि भाई हम धम्म के साथ काम करेंगे ये सब। पर बलबन कहता है कि नो नो नो, मैं खुदा का साया हूँ और बेसिकली मुझे फिर शासक के रूप में भी कार्य करना है, तो मेरी किंगशिप के अंतर्गत डिवाइन जो पर्सपेक्टिव है उसको मैं लेटर और स्पिरिट दोनों के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा, मतलब आइडियोलॉजी में भी इंप्लीमेंट करूंगा और अपने एक्शंस में भी इंप्लीमेंट करूंगा सर, है ना। तो ये शब्द आप अंग्रेजी में कभी कभी देखोगे, इट वाज फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो इट वाज नॉट फॉलोड इन स्पिरिट बट इट वाज सीन इन द काइंड ऑफ दिस होल आइडियोलॉजिकल वे। खैर तो इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि बलबन ने सब कुछ टाइट करने की शुरुआत की। और ये टाइट करने की प्रक्रिया के तहत बलबन ने जो किंगशिप की पॉलिसी दी उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए उसने अपने अपने नोबल्स को पकड़ना शुरू किया और नोबल्स को कहा कि भाई आपको मेरे हिसाब से सब कुछ मानना पड़ेगा सर, ठीक है। तो के निजामी साहब बेसिकली आप देखोगे तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और वो कहते हैं कि बलबन एक्चुअली हाइलाइटेड द कांसेप्ट ऑफ वाइस रीजेंसी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि राजा जो है वो बेसिकली भगवान का प्रतिनिधि के रूप में है, दिल्ले इलाही के रूप में है, एंड ही इज नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक सेरेनिटी सर, है ना। तो जिस तरह से उसने एक्सटर्नल डिग्निटी को दिखाया सर, है ना, एक टिपिकल ओरिएंटल डेस्पोट को दर्शाया कि भाई वो ईस्ट, ओरिएंटलिज्म का मतलब है ईस्ट वाला और डेस्पोट का मतलब है कि ऑटोक्रेटिक सत्ता वाला सर, ठीक है। जिस तरह से उसने जो डेवलपमेंट किया, जहां प्रोटोकॉल उसने फॉलो किया अपने रिगालिया और पैराफेर्निया के साथ चल रहा है अपने प्रोटोकॉल में, और छतरी बतरी ताज बाज लगा के चल रहा है सर, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर से बलबन ने अपने आप को इनफैक्ट है ना एस्टैब्लिश किया। ये एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू उसने धीरे 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 करके चालीसा के पावर को खत्म कर दिया सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो जिस तरह से उसने डेवलपमेंट किया था, यू फाइंड कि जो पूरा का पूरा फाउंडेशन बनाया गया था, ये फाउंडेशन को बलबन और स्ट्रॉन्ग करता है सर। इनफैक्ट प्रोटोकॉल इतने टाइट थे कि एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सबको उसके कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता था। तो खलीफा के द्वारा भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बलबन ने बैठने के लिए कुर्सी दी थी, बाकी सबको खड़ा रखता था सर, ठीक है ना। तो ये सरकारी ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा, कुर्सियां होगी पर बाबू जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको बैठने की अनुमति नहीं होती है सर, ठीक है ना। तो आप जब फाइल लेके जाओगे, मतलब हम तो नीचे वाले थे सर, है ना, तो हम जब फाइल लेके जाते थे तो बाबू रहते थे, बोले रखो, तो फिर वो चपरासी होता था, तो मैं तो रखता नहीं था सर, ठीक है। मैंने बोला चपरासी को देता था, मैंने बोला रखो आप, है ना, मैं ये काम नहीं करता हूँ सर, ठीक है ना। तो चपरासी मेरे सामने देख रहा है, तो मैंने कहा ये पेज ये पेज ये पेज स्टिकी नोट लगाई हुई है, एक एक करके खोल के साइन करवाना, मैं सामने खड़ा जरूर रहूंगा सर, ठीक है ना, नॉट डू दैट, ओके। तो मेरा अलग ही एक है सर, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेच के यहाँ नाचना शुरू कर दूंगा सर, ठीक है। तो मैं आगे चपरासी को पहले बोल देता था, बोले बड़े बाबू से साइन करवानी है, आप फाइल रख दीजिएगा सर, ठीक है। ये पेज है, मैंने स्टिकी नोट, ये वो है ना येलो कलर की फ्लोसन कलर की स्टिकी नोट्स आती है सर, ठीक है, वो चिपका देता था। मैंने बोला इतने इतने पेज है, एक एक करके काउंट करना, राइट साइड में नोटिंग किया, मैं बाजू में खड़ा रहूँ, क्वेरी होगी तो मैं बता दूंगा सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि वही कहानी आपको तो मैं 2-3 अनुभव मेरे ऐसे हुए थे, तो मैंने कहा यार गजब चलता है यहाँ पे सर, ठीक है। क्यों पहले देखा नहीं था ना ये सब चीज़ें, जब सरकार में जाते तब देखते हैं, पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे बलफर की तरह काम हो रहा है सर, ठीक है। तो कहानी कुछ अलग थी, खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। बट फिर बाबू ठीक लगा, फिर बाबू को पता चला कि यार ये तो अपना वाला है सर, ठीक है। क्योंकि बाबू जहाँ से ट्रेनिंग करके आए थे, वो संस्था के साथ भी मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं पढ़ाता था सर। तो मसूरी से जब बाबू लोग यहाँ गुजरात में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, स्पीपा नाम है उसका सर, ठीक है। तो उसके साथ वहाँ का मैं ठीक है ना एडवाइजर भी रह चुका हूँ एक समय के अंदर। उन्होंने कहा अच्छा आप स्पीपा से जुड़े हुए थे, तो आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने बोला सर आ गया सर। बोले हाँ, फिर देन वो थोड़ा डेकोरम मेंटेन होना शुरू हुआ सर, ठीक है। तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स देखना शुरू किया हमको, खैर। वरना तो फिर वही टिपिकल बाबू वाला सिस्टम, खैर। फिर ठीक लगा, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ, एक आध बात बुलाया, बोले व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये फाइलों के अंदर। मैंने बोला सर है ना, आ गया वो, जा रहा हूँ वापस सर, है ना, चलिए। तो एक तो बलबन की कहानी आपको ये दिखेगी सर, ठीक है। दूसरी पॉइंट बलबन ने क्या किया, बलबन बेसिकली वही चीज को फॉलो करेगा। अब देखिए अल्तुतमिश और बेसिकली जब रजिया के बारे में हमने देखा था, तो रजिया तक आते थे, रजिया ने बेसिकली नॉन टर्किश नोबिलिटी को भी पावर दिया था, याद आया आपको सर, ठीक है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो नॉन टर्किश नोबिलिटी है, रजिया इसके लिए यहाँ पे कार्य कर रही थी बिकॉज़ शी वांटेड टू डिवाइड एंड रूल, है ना। अल्तुतमिश ने थोड़ा शुरू किया था, अल्तुतमिश में उतना नहीं हुआ था, पर रजिया ने तो पूरी तरह से ये डिवाइड एंड रूल किया था, याकूत बाकूत जैसे लोगों को है ना, अमीर याकूत बना दिया एंड ऑल दिस केसेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ बलबन डिसाइडेड। उसने कहा कि ये जो चालीसा सिस्टम है, ये चालीसा सिस्टम को तो मैं धीरे-धीरे लिक्विडेट कर दूंगा सर। चालीसा सिस्टम को लिक्विडेट करने के साथ-साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे ही खासकर लोग आने चाहिए सर, ठीक है। ये खासकर में लोग हैं बेसिकली ये अपने आप की लेजिटिमेसी टर्किश पर्सपेक्टिव से जानता है, तो उसने कहा कि बाकी कोई नॉन टर्किश नहीं होना चाहिए। और इसी बेसिस के रूप में उसने रेशियल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, नॉन टर्क्स को हटा दिया, खास करके हिंदुस्तानी मुसलमान जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनकी पिटाई भी की जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो यू विल फाइंड मल्टीपल पीपल के ऊपर उसने आरोप लगाया कि भाई ये सबके सब ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं या काइंड ऑफ लो ओरिजिन के, लो ओरिजिन का मतलब जिनका हिस्टोरिकल पास्ट नहीं पता है। तो बलबन ने क्या किया था कि अपने कोर्ट के अंदर बहुत सारे जीनियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया था। जीनियोलॉजिकल एक्सपर्ट समझ में आता है जो आपकी फैमिली ट्री को जानते हैं। आज की तारीख में आप बनारस चले जाओ या हरिद्वार चले जाओ एंड यू गो टू दिस प्लेसेस, तो वहाँ पे बहुत लोग बैठे होते हैं जो आपकी पूरी कुंडली निकालेंगे, आप कौन से गांव से हो, आपकी फैमिली की ब्रांच कहाँ से आई है, किस तरह से आई है सर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पेडीनामो कहते हैं, गुजराती में भी कॉल इट एज पेडीनामा सर, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर बहुत साल पहले हम गए थे हरिद्वार सर, ठीक है। और फिर
भरद्वार में बैठे थे, फिर घाट के ऊपर थे सर, है ना। तो थोड़ी टाइम के बाद मेरे साथ कोई था, तो उसने कहा कि ये महाराज को मिलते हैं सर, ठीक है। तो महाराज ने कहा कहाँ से आए हो? हमने कहा गुजरात से। बोले रुको। तो हमको पैदल चला के किसी और के पास लेके गए, बोले ये आपका डील करेंगे। मैंने कहा कि हम वहाँ बैठे थे, यहाँ क्यों लेके आए? बोले वो दूसरे स्टेट का देखता है, मैं गुजरात का देखता हूँ। मैंने बोला गजब है सर, ब्रांचिंग सर, ठीक है। देन ही टोल्ड मी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? हमने कहा कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कौन सा है आपका, फैमिली का नाम क्या है सर? वो पूरा का पूरा पूरा निकाल, इतना बड़ा कुंडली निकाल दिया। मैंने बोला सर गजब है सर, ठीक है ना। तो इतना सारा आपको कैसे पता है? बोले हमारे पास सब कुछ डिटेल्स होता है और लेटेस्ट वाली डिटेल्स होती है सर, ठीक है ना। तो यू सी दैट ये जीनोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आज की तारीख में भी चलते हैं। बलबन ने तब निकाले थे अपने कोर्ट के अंदर सर, है ना। बोले कोई बाहर का नहीं आना चाहिए सर, ठीक है ना, और टर्किश ही होना चाहिए, नॉन टर्किश होगा तो उन सबको पिटाई करवा देंगे सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि देयर वर मेनी पीपल एट दैट टाइम जिसको बलबन ने हटवा दिया था या मना कर दिया था सर, ठीक है। तो एक कमल महियार करके हुआ करते थे, इक्तेदार हुआ करते थे अमरोहा के, यूपी में सर, ठीक है ना। तो उसका नाम बोला गया था कि भाई इसको आगे पोजीशन में लाना चाहिए। बलबन ने कहा कि भाई इसको हटा देना चाहिए, है ना, समझे नहीं समझे। फिर एक व्यापारी थे, उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे बलबन से मिलना है। बलबन कहता है कि मैं ऐसे काले लोगों से नहीं मिलता हूं सर, है ना, मैं एकदम हाई फ्लाई लोगों से ही मिलूंगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू सी दैट बलबन की अलग ही एक ट्रेंड चलती है और वो एक्सक्लूसिविटी लाने की कोशिश करेगा टर्किश नोबिलिटी में सर, ठीक है। ये नोबिलिटी वैसी नोबिलिटी थी जिसके थ्रू ये प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पे खाली और खाली इनके साथ ही बैठ के शासन करूंगा और ये भी मेरे गुलाम के रूप में रहेंगे, क्योंकि मैं तो इनके प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ सर, ठीक है। अल्तुतमिश ने जो चालीसा सिस्टम बनाई थी वो चालीसा के थ्रू लॉयल्टी गेन कर रहा था। बलबन कहता है कि चालीसा मेरे अंडर में आएंगे, पर वो चालीसा या जो भी लोग हैं नोबल्स के अंदर वो बेसिकली मेरे साथ में रहेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन बलबन वहां तक गुस्से हो जाता था कि वो कहता था कि व्हेनेवर आई सॉ इग्नोबल पर्सन, मतलब लो ओरिजिन के पर्सन है जिनका हिस्टोरिकल पास्ट नहीं पता है, तो बलबन कहता है मेरा खून खौल उठता है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि बलबन के केस में बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। यही बलबन बेसिकली ध्यान रखना है कि ये जो चालीसा सिस्टम है और आपकी जो राजा की जो डिवाइन ओरिजिन का कांसेप्ट है, थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप सर, है ना, उसको और पॉपुलराइज किया जाए। कैसे करेगा सर, ठीक है। अपने आपको जिले इलाही कहा है, अब जिले इलाही कहा है तो लेटर और स्पिरिट में उसको फॉलो करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो जितने भी इस्लामिक रिचुअल्स का जो पॉइंट है, इस्लामिक लॉज है, उसका इंप्लीमेंटेशन का भी कार्य करेगा सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से बेसिकली नमाज फॉलो कर रहा है, उलेमाज और सेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा है, शरीयत की बातें कर रहा है सर, ठीक है। और बताता है कि मैं न्याय का देवता हूं सर, ठीक है। ये न्याय के देवता के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको पनिश भी करूंगा सर, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना। तो बलबन ने जिस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम क्रिएट की जहां पे डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट में ही सब कुछ चीजें चलेगी, इसी के अंदर से आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव वो चेंजेस करेगा, इसी के अंदर से वो रिलीजन के ऊपर पकड़ बैठाएगा, इसी के अंदर से अपने ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कंट्रोल करने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। तो बलबन ने ना बहुत सारे बरीद्स को अपॉइंट किया। बरीद बेसिकली स्पाई हुआ करते थे उस टाइम के अंदर सर, ठीक है। और ये बरीद को अपॉइंट करता था डायरेक्टली फ्रॉम द कोर्ट। अब जैसे से फॉर एग्जांपल बलबन दिल्ली में बैठा है, उसका एक इक्तेदार यूपी में बैठा हुआ है सर, ठीक है। इक्तेदार को पता नहीं होगा उसका बरीद, बलबन का बरीद वहां पे आके कुछ कार्य कर रहा है सर, ठीक है। इंटेलिजेंस में तो यही काम होता है ना सर। आपकी सरकारी ऑफिस में केंद्र सरकार का भी कोई व्यक्ति बैठा होगा, आपको पता भी नहीं होगा सर, ठीक है ना। आपको लगेगा कि चपरासी है, ये ड्राइवर है सर, ठीक है ना, वॉचमैन है सर, है ना। बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि आप कुछ कांड कर रहे होगे, फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ जाओगे सर, है ना। तो वही कहानी बलबन के केस में थी। तो ये जितने भी बरीद को अपॉइंट किया जाता था, दे वर न्यूज़ राइटर्स। बरीद का नाम था ऑफिशियल न्यूज़ राइटर, पर ये स्पाई का काम कर रहे थे सर, ठीक है। और स्पाई के रूप में बलबन ने इनको सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट में, इक्ता में डिप्यूट कर दिया। बोले मुझे डेली सब कुछ बताइएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। यहाँ के गवर्नर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज मुझे पता होनी चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज यू विल फाइंड कि बलबन ने एक इफेक्टिव स्पाई सिस्टम को क्रिएट किया। यही स्पाई सिस्टम को आगे लेगेसी के रूप में कंटिन्यू कौन करवाएगा? अलाउद्दीन खिलजी सर, गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो स्पाई सिस्टम डेवलप की, ये स्पाई सिस्टम के तहत बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन बलबन को मिलना शुरू हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि इक्तेदार अपने हिसाब से काम करते थे, गवर्नर जो थे, एंड एट टाइम्स यू विल फाइंड कि ये अपने आप को भगवान मान लेते थे। उसके सामने बगावत भी ना हो उसका भी ध्यान रखना था ना सर, ठीक है। एंड बलबन इवेंचुअली स्टार्टेड पनिशिंग देम सर। उसमें एक था मलिक बकबक सर, है ना। तो बकबक नाम ही है, बकबक सर, है, गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरा था हैबत खान सर, ये बदायूं का गवर्नर था, और हैबत खान जो है अवध का गवर्नर था सर, ठीक है। अब बकबक ने एक बार दारू पिया था और दारू पी के अपने ही कोई गुलाम को मारा था। सो दारू पी के होता है ना कि आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, वो कंडीशन हो गई थी इसकी बकबक की सर, ठीक है। यू नो दिस ना, कि आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, अरे भाई तू रहने दे सर, ठीक है ना। बकबक एक्चुअली दारू पी के धमाल कर रहा था। अब राजा यार बेसिकली यू विल सी दैट इस तरह से आप कार्य कर रहे हो, आप इतनी हाई पोजीशन के ऊपर हो एंड वो ये कंडीशन में आप अपने ही गुलामों को मार रहे हो सर। तो बदायूं का जो बरीद बैठा हुआ था ना, उसने बलबन को ये जानकारी दी कि सर यहाँ का गवर्नर दारू पी के अपने लोगों को मार रहा है सर। तो बलबन ने कहा कि रुको, है ना, बुलाओ उसको इधर सर, ठीक है। देन ये बकबक को खड़ा किया गया भरे कोर्ट के अंदर सर, ओपन में, और फिर मारा गया, फ्लॉगिंग किया जाए। फ्लॉगिंग क्यों किया गया? क्योंकि इस्लाम में ये शरीयत के नियम के हिसाब से यू माइट बी अवेयर अबाउट कि फ्लॉगिंग करते हैं, तो उसको चाबुक होती है, हंटर होता है, उसे मारते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे। सो यू विल फाइंड ये हैबत खान की भी कहानी आपको दिखेगी सर, है ना। तो ये हैबत खान के साथ भी यही हुआ था सर, है ना। बकबक का केस है, हैबत का था नहीं, बकबक को कोड़े मारे गए थे ना, और हैबत का वो वीडियो वाला केस था सर, है ना। सो एक केस ऐसा हुआ था कि हैबत जो था उसके केस में ऐसा हुआ था कि हैबत ने एक व्यक्ति को मार दिया था, एंड वो भी इलीगली मारा था, बीइंग गवर्नर उसने उसको मार दिया था। तो देन हैबत खान की कंप्लेंट पहुंची बलबन की कोर्ट में, और फिर बलबन ने कहा कि भाई क्या हुआ आपके साथ? तो फिर कहा गया कि भाई देखो मेरे हस्बैंड को हैबत ने मार दिया है। तो फिर लेटर ऑन हैबत वाज गिवन टू द विडो ऑफ दैट, जो लेडी थी उसको दे दिया जाता है कि भाई आप पनिश करिए सर, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से फिर हैबत को पहले पिटाई होती है, फिर हैबत ने कुछ 20,000 टंका दिए थे, 20,000 टंका वर गिवन। तो ये कंसेप्ट चलता था ब्लड मनी का कंसेप्ट सर, है ना, कि अगर आपसे कुछ गलती हो रही है एंड देन यू कैन पे अप द कंपनसेशन, तो फिर आपको मुक्त किया जाएगा। तो वो लेडी थी, उसने फिर हैबत को माफ किया था सर, ठीक है। बट हैबत की तब तक पिटाई हो चुकी है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और पिटाई ऐसे हुई थी तो उसको थोड़ा बहुत मार पड़ गया था, तो हैबत फिर उसके बाद मर जाता है सर, ठीक है। तो बहुत लोगों के साथ बलबन ने ये किया। बलबन को जैसे ही पता चलता था ना कि भाई मेरे सामने कुछ बगावत हो रही है, तो सबको टाइट कर देता। जैसे उसका कजिन था शेर खान, तो शेर खान को पहले उसने गवर्नर बनाया था सर, है ना, ये मुल्तान साइड में सर, लाहौर में। और फिर शेर खान के बारे में उसको कंप्लेन आ रही है कि भाई ये मेरे सामने शायद बगावत कर सकता है, तो उसको भी मरवा दिया था सर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत दिखेगा, किंगशिप नोज नो किंगशिप, एक कंसेप्ट आता है सर, है ना। राजा किसी का सगा नहीं होता, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, जो अलाउद्दीन आगे बहुत कंटिन्यू करता है। एक्चुअली ये शुरू हो गया था बलबन के समय से। किंगशिप नोज नो किंगशिप का मतलब ये है कि अगर राजा भाई भतीजा बात करेगा सर, है ना, तो इवेंचुअली उसके सामने ही बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा सर, है ना। और राजा को पता है कि कल उठ के इसी के कारण देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मेरे सामने बगावत हो जाएगी सर, और ये होता ही है सर। आप भविष्य में एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, आप राजा के रूप में काम करोगे, पर ये ध्यान रखना कि किंगशिप के चक्कर में पड़ गए ना बेटा, तो आपकी गति चली जाएगी सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट।
तो होता यह है कि बलबन ने किसी को नहीं बख्शा, अपने फैमिली मेंबर्स में भी नहीं बख्शा सर, समझे आप लोग, ठीक है। साथों साथ आप समझने की कोशिश करिए, गवर्नर्स को भी नहीं बख्शा है, और न्याय के देवता के रूप में जिस तरह से इनफैक्ट है ना उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, इसके कारण लोगों के अंदर डर का माहौल चला गया था सर, ठीक है। तो बकबक जैसे लोगों को, या हैबत जैसे लोगों को, या शेर खान जैसे अपने भाइयों को, कजिन ब्रदर था उसका सर, ठीक है, जिस तरह से वो पॉइजनिंग कर रहा था सर, ठीक है। तो ये सब चीजें बलबन दिखाना चाहता था कि अगर मेरे सामने ये कार्य करोगे तो उठला दिए जाओगे सर, ठीक है। उसने चहलगानी को खत्म कर दिया, दत्तुजू के चहलगानी और चालीसा सिस्टम सर, समझे नहीं समझे, है ना। इल्तुतमिश के बचे कुछ फैमिली मेंबर्स को साफ करवाने की कोशिश की, नोबिलिटी को कहा कि मेरे अंडर में रहना है तो रहिए, बिकॉज मैं जिले इलाही हूं, अगर मेरा सामने बगावत की तो खत्म हो जाओगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन कंडीशंस के रूप में यू विल फाइंड कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को ही काफी सारे ऑथर्स इस तरह से डिफाइन करते हैं। लो और रक्त की नीति, रक्त की नीति का मतलब क्या है कि खून बहेगा, और खून ऐसा बहेगा जहां आप सोच नहीं सकते सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब बलबन को पता है कि ये जितने की 40 के 40 लोग हैं, ये जब तक मुझे सबमिट नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ पे पावर में इनफैक्ट है ना कंसोलिडेट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन बलबन ने यहाँ पे ये कार्य किया, टर्किश नोबिलिटी की एक्सक्लूसिविटी बनाई और किसी को नहीं बख्शा है सर, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल रिफॉर्म्स के द्वारा बलबन ने पहले चालीसा सिस्टम को कंट्रोल करते हुए जिले इलाही को इंप्लीमेंट किया, और इसी को ही जब इंप्लीमेट किया गया तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के रूप में कहा गया। इसमें आयरन के तहत आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन आएगा, जिसको अभी डिस्कस करते हैं सर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ आपको बलबन का कि क्या स्टोरी है सर, एंड हाउ बलबन इज एक्चुअली कमिंग टू पावर, एंड हाउ बलबन इज एक्चुअली ट्राइंग टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम सर, है ना। तो उसकी किंगशिप का कांसेप्ट के ऊपर आपको प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है, देखिए बलबन के देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द किंगशिप ऑफ बलबन सर, है ना। और आपको पूछा था व्यूज ऑफ दी बलबन अलाउद्दीन खिलजी तुगलक ऑन द किंगशिप, नेचर ऑफ किंगशिप, है ना। इसमें स्पेसिफिकली ये पूछा है, ये भी आया था कि अलाउद्दीन बलबन के किंगशिप के कांसेप्ट के ऊपर चर्चा की थी, और अलाउद्दीन ने कैसे उसको मॉडिफाई किया था। देखिए मैं बता रहा था कि क्योंकि ये लीनियरिटी में ही चलते हैं, बलबन ने जो बेस बनाया उसके ऊपर बेसिकली फिर खिलजी बनाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो राजा के रूप में आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बलबन, देखो अभी हमने डिस्कस किया ना सर कि उसके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस थे, हाउ फेयर ही डिड, ही वाज सक्सीडेड इन सॉल्विंग देम, है ना, वो कितना सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तीसरा पूछा है कि वाज ही द ट्रेंडसेटर इन दिस थियरी ऑफ किंगशिप, यस डेफिनिटली ट्रेंडसेटर तो था ही सर, है ना। इसके पहले तो कोई कर नहीं पाया था, ना इल्तुतमिश कर पाया, ना रजिया कर पाई सर, ना ऐबक कर पाया सर, ठीक है। तो ट्रेंड सेटिंग तो था, और फिर ट्रेंड कहां दिखा, अलाउद्दीन खिलजी पे दिखा, और ट्रेंड कहां दिखा, अकबर के वहां दिखा सर, है ना। अकबर भी क्या कहता है सर, है ना। अल्टीमेटली अकबर जब सूली कुल की पॉलिसी लेके आएगा या दिन इलाही कहता है, वो क्या कर रहा है सर, ठीक है। तो ही इज आल्सो शोइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज लार्जर देन लाइफ, है ना। तो ट्रेंड सेटर था, यस डेफिनेटली ट्रेंड सेटर था सर। आपको एक 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 करके ये ट्रेंड देखने को मिलते रहेंगे इस तरह से, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत सारे आए हुए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, है ना। आप समझिए कि ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया कि क्रिटिकली एग्जामिन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन सर, है ना। ये 15 में आया था या 16 के आसपास था सर, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड पॉलिसी के तहत अकबर ने सबका खून बहाया सर, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आयरन पॉलिसी के तहत उसने जो स्टेप्स लिए थे उसमें सबको क्रश कर देता था। इसमें फिर उसकी रिवेलेंस को भी आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें किस तरह से उसने पुट टू डेथ किया था, मतलब पॉइजन किया था अपने भाई को या नोबल्स को, जिस तरह से किया था सर, ठीक है। तो उसके साथ आपको फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आपको ये देखना है कि इसकी इंपैक्ट पड़ती है कि नहीं पड़ती है, डेफिनेटली पड़ती है सर, है ना। 20 साल तक सुल्तान जब यहाँ पे जी रहा है तो ये दिखा रहा है कि इसकी इंपैक्ट थी सर, है ना। वरना तो क्या था इसके पहले देखिए नसीरुद्दीन के समय पे या बहरम के समय पे, ऐबक के बाद कंटिन्यूअसली आपको दिखेगा 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन वाला कांसेप्ट था। 1246 में नसीरुद्दीन था, पर बलबन तो पीछे बैठा ही हुआ था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की असर थी, हाँ थी, जब तक बलबन जिंदा था तब तक तो एम्पायर स्ट्रांग रहा है सर, और इतना स्ट्रांग रहता है कि इवन आफ्टर बलबन जब अटैक हुआ मंगोल्स का, तो दे वर एबल टू सेफगार्ड देमसेल्व्स, है ना। तो बलबन की मृत्यु के बाद भी उसने जिस तरह के वो सिस्टम डेवलप करके गया कि भाई इसको टाइट करके रखेंगे सर, मंगोलों के आक्रमण को रेजिस्ट कर पाए, है ना सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आयरन पॉलिसी के ऊपर आपको प्रश्न है, ये किंगशिप के ऊपर प्रश्न है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी लीनियरिटी को समझाता हूं कि किस तरह से डेवलप हुआ सर, ठीक है। अभी लेट मी कम बैक टू दिस वन। तो बलबन का पहला एस्पेक्ट था वो था थियरी ऑफ किंगशिप के रूप में सर, ठीक है। और ये किंगशिप के थ्रू बलबन ने बेसिकली बहुत सारे बदलाव करने की शुरुआत की। ये बदलाव को जो आयरन पॉलिसी के थ्रू आप लिंक अप कर सकते हो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सर। अब व्हाट डू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सर, बलबन के पास प्रॉब्लम ये था कि स्टैंडिंग आर्मी इनिशियली कम हुआ करती थी। स्टैंडिंग आर्मी क्यों कम थी, क्योंकि पहले इक्तेदारों के पास अपनी सेना हुआ करती थी सर, है ना। और इक्तेदारों की सेना हुआ करती थी तो इक्तेदार बगावत करते थे, सेना हाथ से चली जाती थी, है ना। दैट वाज वेरी क्लियर कट केस, है ना। तो बलबन के समय पे ये दीवान अरीस करके जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको एक उसने स्ट्रीमलाइन करके उसको अलग से सेपरेट फंक्शन दे दिया सर। और नोबिलिटी में उसने एक्सक्लूसिव टर्किश नोबिलिटी को अपॉइंट किया, पर सेना में उसने कहा कि इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान भी चलेगा सर। कितना स्मार्ट राजा है, हाउ स्मार्ट इज दैट। क्योंकि उसको पता है कि सेना का बेस तो बड़ा करना पड़ेगा, अगर टर्किश नोबिलिटी को रखूंगा तो हो गए 3 मीन और 3.5 लोग, क्योंकि नोबिलिटी तो अगर वही के वही लोग उनके ही संतान सेना में जाएंगे तो कितने होंगे सर, है ना। एक बेनाडी, हाँ गुजराती माँ की एक बेनाडी सर, है ना। 1 2 और ढाई, समझे नहीं समझे ना। चेस खेलते हो चेस, उसमें कुछ कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं 1 2 और ढाई के ऊपर चलता है सर, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग चेस खेलते हैं सर, बहुत मजा आती है सर, हाँ? कभी दिमाग लगाइएगा सर, खतरनाक गेम है सर। नहीं आती तो सीखो, सीखिए सर, है ना, सीखिए 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 सीखिए, बहुत मजा आएगी सर, ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो अकबर के केस में क्या था, अकबर कहाँ सर, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ है तो सर, है ना। अच्छा अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग, है ना। यूपीएससी में इंटरव्यू में काम में आएगा आपको, यूपीएससी तो नहीं ऐसे लाइफ में भी काम में आएगा। चेस गेम के रूप में मत देखिए सर, उसको लाइफ गेम के रूप में देखिए कि कौन सी चाल कहाँ पे चलनी है, कहाँ किसको चेकमेट करना है, कहाँ फॉरवर्ड पोजीशन में है, कहाँ प्यादा को शहीद करना है सर। हर एक चीज आपको चेस के थ्रू पता चलती है सर, है ना। चेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना सर। चलिए लेट मी कम बैक, है ना। तो बलबन की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ बलबन सर, है ना। तो बलबन जो है वो मिलिट्री रिफॉर्म्स कर रहा है सर, है ना। ब्लड पॉलिसी के तहत तो सब कुछ खत्म कर दिया उसने, किसी को नहीं बख्शा था, समझे नहीं समझे। अब आयरन पॉलिसी जो सेकंड पार्ट है उसका सर, है ना। तो इसके अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अब फाउंडेशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर देखते हैं। बलबन ने मिलिट्री रिफॉर्म्स करना शुरू की। मिलिट्री रिफॉर्म्स में पहले तो उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पहले क्या था सब कुछ एक ही जगह के ऊपर चल रहा था सर, ठीक। ये मिलिट्री का जो कंपोजिशन है इसमें हेट्रोजीनियस कंपोजिशन किया सर। इसमें टर्किश को भी डाला और नॉन टर्किश को भी डाला। इससे दो चीजें हुई सर, ठीक है। मिलिट्री का बेस बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और मिलिट्री का जब बेस बढ़ता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो इससे सेना मजबूत होगी सर। दूसरा, टर्किश नोबिलिटी को काउंटर बैलेंस किया गया, क्योंकि बलबन को ये चीज का भी अंदेशा था कि भविष्य में हो सकता है कि ये इतने सारे टर्किश को मैं भले नोबिलिटी के तहत उनको अपने साथ ले रहा हूँ, बट दे माइट रिवोल्ट अगेंस्ट मी, और सेना से ही रिवोल्ट होगा। सेना में रिवोल्ट को काउंटर करने के लिए टर्किश नॉन टर्किश का फाउंडेशन रखा जाता है। 1857 का रिवोल्ट हुआ भारत में,
ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भारत में होमोजेनियस आर्मी की पद्धति बहुत भारी पड़ गई उनको। सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1851 व्हाट द ब्रिटिश डिड सर, है ना, इंडियन आर्मी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर, है ना, काउंटर बैलेंस किया गया 1:2 1:3 का रेशियो, हर 2 भारतीय सैनिक के ऊपर एक गोरा सैनिक होगा या हर 3 भारतीय सैनिक के ऊपर एक गोरा सैनिक होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश न्यू दिस पॉइंट्स कि अगर कंपोजिशन हेटेरोजेनियस रहेगा तो बगावत होने की शक्यता कम है सर, ठीक है। बलबन वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस थिंग्स। इसी को अलाउद्दीन खिलजी आगे कंटिन्यू करेगा। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी सबसे बड़ी अलाउद्दीन खिलजी बताता है, 6 लाख के आसपास सेना खड़ी करता है, ऐसा फरिश्ता लिखता है। प्रॉब्लम ये था कि फरिश्ता ने फेंका फेंकी इतनी की है क्योंकि फरिश्ता 500 साल के बाद लिख रहा है ना, 400 साल के बाद लिख रहा है। तो यू कैन इमेजिन ये 17th सेंचुरी में आया था सर, खिलजी 14th सेंचुरी के अंदर है सर, ठीक है। तो यू फाइंड 13 14th सेंचुरी का ट्रांजिशन है, तो फरिश्ता कितनी हद तक वैलिड लिखेगा वो पता नहीं है सर, ठीक है। और फरिश्ता ने जो पर्सपेक्टिव से लिखा था वो उसमें बड़ी-बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते बहुत आपको दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, स्कूटर के ऊपर आए और मर्सिडीज का सपना दिखाया आपको, 2 महीने के अंदर मर्सिडीज ला देंगे। अरे भाई रुको ना सर, ठीक है। तुम ये 100 150 रुपए लीटर पेट्रोल डाल के आगे चलो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। चलो लेट्स मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो पहली कहानी उसने आर्मी की कंपोजिशन के अंदर कर दिया सर, समझे। ये आर्मी के कंपोजिशन के अंदर उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स को फाउंडेशन के ऊपर लाया और ये जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे इसके थ्रू बलबन ये प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे आर्मी को एस्टैब्लिश करूंगा सर, ठीक है। अब आर्मी को तो एस्टैब्लिश किया, सवाल ये था कि जो पुराने इक्तेदार थे उनका क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन टू देम सर, है ना। पैसे वैसों के भी प्रश्न थे, इनफैक्ट बलबन ने कॉइन्स भी इशू कराया था, आपको ना पता हो, टंका और जीतल के कॉइन्स। तो मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ना उसके समय पे भी चालू रहती है सर, ठीक है। सो ही कंटिन्यूड द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एज वेल सर, ठीक है। बट वो कॉइन्स के ऊपर उतना नहीं जाएंगे, बट आपको एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अब सवाल ये है कि पहले इक्तेदारों को जमीन दी जाती थी और सामान्य रूप से कुछ कुछ लोगों को परमानेंटली जमीन भी दी गई है सर, मिलिट्री नोबल्स को सर, ऑफिशियल्स हुआ करते थे आर्मी के सर। अब ये लोग इतने बूढ़े हो गए थे, इतने पुराने हो गए थे और कुछ लोग ऐसे वो है ना कि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, मतलब है ना, चल भी नहीं पाएंगे, उनके पास जागीर होगी बड़ी बड़ी। अब बलबन कहता है कि यार इससे तो हम लोग को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जागीर से जो मैक्सिमम पैसा है वो किसको जा रहा है, वो जागीरदार को जा रहा है, इक्तेदार को जा रहा है सर, पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इक्तेदार मुझे सेना के अंदर तो मदद कर नहीं पाएगा क्योंकि ये खुद ही अभी इनफैक्ट एक पाव लड़का के खड़ा है कब्र के अंदर सर, ठीक है। तो ही विल नॉट बी इन द पोजीशन टू हेल्प मी व्हेनेवर सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट्स टेक प्लेस एंड आई एम नॉट गेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ दिस एज वेल सर, समझे आप लोग, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो वहां पे सिस्टम के अंदर घुस गए थे जिन्होंने ये सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया था। तो बलबन ने जब जीनियोलॉजिकल वो पूरा राइटिंग करवाया ना सर अपने कोर्ट के अंदर ऑथर्स को बुलवा के और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, तो बलबन ने देखा कि यार ये कौन है सबके सब सर, है ना। तो बलबन को पता चला कि यार ये तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बड़े बड़े इक्तेदार निकल के आए हैं जिनके बाप दादाओं को कुतुबुल ऐबक के समय या अल्तुतमिश के समय पे जमीनें दी गई थी। अब ये कोई काम के नहीं है सर, गेटिंग माय पॉइंट नॉट है। तो और ये लोग पैसा खा रहे हैं और राजा को कमजोर कर रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। बलबन ने कहा कि यार ये तो बहुत गलत है, इसको बंद करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो बलबन ने जो पुरानी ग्रांट्स इनको दी गई थी, जो इक्तेदार हुआ करते थे ओल्ड, उनको कहा कि बेटा एक काम करिए, तुम्हारे दद्दा को दिया गया था, तुमको नहीं दिया गया था। कहीं कहीं पे दद्दा खुद भी जिंदा थे, तो दद्दा को कहा गया कि दद्दा एक काम करो, आप पेंशन ले लो, आप पेंशन ले लो और जमीन हमारे नाम के ऊपर कर दो, हम किसी और को दे देंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली रीस्टार्ट द होल इकोनॉमिक सिस्टम सर। तो इसके थ्रू बलबन अपनी रेवेन्यू को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, गेटिंग अ पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ ग्रांट्स के थ्रू। और बलबन ये भी ध्यान रख रहा है कि न्यू लैंड ग्रांट्स अगर किसी को देंगे तो उससे वफादारी बढ़ेगी, टर्किश नोबिलिटी को देने की बात कर रहा है। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि जो मिलिट्री लैंड ग्रांट्स दी जाती थी ऑफिशियल्स को पहले के समय के अंदर, और उसमें झोलापंथी बहुत होती थी सर, ना, बेनामी नाम बहुत ऐड हो गए थे सर। बलबन ने ये थोड़ा बहुत चीजें बदलने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये हुआ कि उसकी नोबिलिटी ने उसका विरोध किया, होता है ना सर। पोस्ट रिटायरमेंट प्रिविलेजेस नाम की एक चीज होती है कि नहीं होती है सर, सिविल सर्विसेज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में सर, ठीक है। आज कोई नया नेता आया है, आज कोई नया राजा आया है और वो सोचता है कि यार चीजें बदल दे, तो तुरंत ही वो पुराने बूढ़े लोग खड़े होते, बोले ऐसा थोड़ी चलता है सर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हम एक बार रह चुके हैं तो हमको बंगलो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, वी आर एंटाइटल्ड टू बंगलो सर, गेटिंग। अरे भाई तुम एक बार रहे हो, तुम्हें पेंशन नहीं, हमको बंगलो मिलना चाहिए सर, ठीक। हम एक बार आईएएस रह चुके हैं तो हमको थ्रू आउट आईएएस के टैग के साथ प्रिविलेज मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। एक बार हम लोग सरकारी एयरलाइन में काम कर चुके हैं तो हमको लाइफ टाइम फ्री पास मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक बार हम लोग थ्रू आउट रेलवेज में काम कर चुके हैं तो हमको लाइफ टाइम एक पास मिल जाना चाहिए जहां हम लोग फर्स्ट क्लास में कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये कंडीशन फ्यूडल कंडीशन को दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट। समझना है तो पोगो देखिएगा सब लोग। और जिस तरह से फ्यूडल कंडीशन दर्शा रहा है उसमें बलबन को ये चीज समझ में आ गई थी कि यार इससे तो जो प्रक्रिया है राज्य की कमजोर होगी सर, राज्य को आय में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑब्वियस इनकम में भी प्रॉब्लम होगा, दैट्स वेरी क्लियर कट सर, है ना। तीसरी पॉइंट ये है कि इसमें नए लोगों को जमीन दे नहीं पाएंगे तो मैं नोबिलिटी को अपने फेवर में नहीं ले पाऊंगा और फिर भविष्य में और भी इश्यूज क्रिएट होंगे सर। तो ही टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ कैंसिलिंग द ग्रांट्स व्हिच वर गिवन टू द ओल्ड पीपल, है ना, और द डिसेंडेंट्स ऑफ द मिलिट्री ऑफिशियल्स। डिसेंडेंट्स मतलब उनके वंशज, है ना। ये सिस्टम अभी भी चलती है, आप बॉर्डर के उस साइड चले जाइए तो यू रिटायर फ्रॉम द आर्मी, आपको वहाँ पे लैंड ग्रांट मिलती है सर, ठीक है, ऑफिशियल। आप अपनी खुद की ही मतलब वही आवाम की जमीन है सर, ठीक है। और वहाँ आर्मी पूरे देश चलाती है सर, ठीक है। देश के पास आर्मी नहीं, आर्मी के पास देश है सर, ठीक है। तो बिकॉज वहाँ आर्मी के पास देश है तो यू रिटायर्ड फ्रॉम दी ऑफिशियल्स, मतलब ब्रिगेड के ऊपर, कर्नल के ऊपर, जहाँ से भी आप रिटायर हो रहे हो सर, जनरल के रूप में सर, तो आपको बड़ी सी जागीर मिल जाती है सर और वो चलती रहती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। तो यू विल फाइंड कि बलबन जो है ये सब चीज़ों को बंद करवा रहा है सर। और ये सब चीज़ें बंद करवाने से दो फर्क पड़ेगा, एक तो इकोनॉमिक फर्क पड़ेगा इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी आएगी और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी थोड़ा फायदा मिलेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड बलबन ने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। अब जब आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया तो अलग अलग ऑफिशियल्स को अलग अलग जगह पे भेजा गया, बोला गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहे थे उन सबको सेटल करवा दिया गया। एंड दिस इज हाउ बलबन ने पहले इंटरनल रिफॉर्म्स किए, इंटरनली एरियाज को कंसोलिडेट किया, जहां जहां पे प्रॉब्लम हो रही थी उसको सेटल करवाया। उसके बाद ग्रेजुअल आप देखोगे तो उसने बाकी सारे नए नए एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू किया सर, ठीक है ना। सो ही ट्राई टू इंटरलैंड कंसोलिडेशन में गया, गैरिसन टाउन्स बनाए, फोर्ट्स बनाए इस सब एरियाज के अंदर सर, जंगल को क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है सर, ठीक है ना। एंड यू विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे नए लोगों को एस्टैब्लिश किया गया, पीजेंट्स को कहा गया कि आप जाइए यहाँ पे खेती करिए, मैं आपको जमीन बना के दे रहा हूँ। यही चीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक कंटिन्यू करेंगे सर। खिलजी ने उसका मेजरमेंट करवाया था, बलबन ने उसकी शुरुआत की थी सेटलमेंट्स की सर। तो आप देखोगे ना खिलजी बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू मेजर द लैंड इन दिल्ली सर। तो आपको सवाल यह होना चाहिए कि जमीन आई कहां से बे, इतनी सारी लैंड एक्सपेंशन किसने किया था सर। तो इट वाज स्टार्टेड बाय बलबन। जहां जहां पे उसने एरियाज को कंसोलिडेट किया वहां पे गैरिसन्स बनवा दिए, फोर्ट्स बनवा दिए सर, किले बनवा दिए।
किले बनवाने से क्या होगा सर, ही विल बी एबल टू एस्टैब्लिश हिज प्रेजेंस ओवर देयर सर। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को उसने प्रोटेक्ट किया। और इस तरह से आर्मी रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जहां से वो चलवा रहा था, इसके बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि बलबन ने धीरे 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 करके लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया। उसने ये ध्यान रखा कि फोर्ट्स को क्रिएट किया जाए और दिल्ली के आजू बाजू के विस्तार में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी वो सेटल करवा देगा सर। गेटिंग पॉइंट। सो एक साइड के ऊपर बलबन के इंटरनल रिफॉर्म्स चालू रहे, चालीसा एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स के थ्रू आर्मी का सेटअप करना, साथों साथ लैंड ग्रांट्स को कैंसिल करना और रेवेन्यू को थोड़ा इंप्रोवाइज करना, किसानों को नई जमीन के अंदर बसाना सो दैट राज्य को रेवेन्यू ज्यादा मिले, है ना। इक्तेदार का काम क्या था, इक्तेदार अपना खर्चा पानी निकाल के राजा को वापस पैसा भेजता था कि नहीं भेजता था, ये डिस्कस ना कल के क्लास के अंदर सर। तो इन सब कंडीशंस में बलबन ने जो कार्य किया है, बलबन ने बहुत गजब का काम किया है। एक साइड के ऊपर मिलिट्री को जैसे रिफॉर्म किया ना, उसके बाद बलबन ने ग्रेजुअली काम करना शुरू कर दिया, बोले एक एक करके अब सब रिबेलियंस को खत्म करूंगा सर। अब यहाँ पे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखेगा। वो मैंने आपको बताया मेवाती लोग थे सर, दिल्ली में आके लूटपाट कर देते थे ना, हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर में थे। बलबन ने कहा रुको दिखाते हैं तुमको सर, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड करीबन 1 लाख मेवातियों को मार दिया, मोर देन 1 लाख बख्शा सर। गेटिंग पॉइंट। सो यू विल सी दैट मोर देन 1 लाख मेवातीज वर किल्ड एक ही झटके में। बोले हाँ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई सर, पहले इंटरनल रिफॉर्म्स कर दिया फ्रंटियर्स अंदर के एरिया में सर। जो जो एरियाज को कैप्चर किया वहाँ पे फोर्ट बना दिया। जैसे फोर्ट बना दोगे अपनी प्रेजेंस बन जाएगी, गैरिसन बन जाएंगे, ऑब्वियसली रिवॉल्ट नहीं होंगे सर, आप विद्रोह करोगे आपको खत्म कर दिया जाएगा सर। गेटिंग पॉइंट। प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑर्डर दे दिए गए कि काम करो वरना 353 लागू करेंगे, घर पे बिठा देंगे सर। और बकबक की कहानी तो मैंने बताई दी कि क्या हुआ, बकबक बहुत बकबक करता था, है ना। ये हैबर खान बहुत ही बोलता था सर, है ना। गेटिंग पॉइंट। खत्म ना। एनीवन हु विल ट्राई टू सेल्फ असर्ट, एनीवन हु विल ट्राई टू प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस, उसको वहां पे मारेंगे सर। भाई को नहीं बख्शा सर, शेर खान वाज हिज ब्रदर, उसको नहीं बख्शा तो किसको छोड़ेगा सर। एक साइड के ऊपर उसने सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया, दूसरी साइड के ऊपर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का प्रैक्टिकल आया। इसके लिए कहा गया ऑथर्स के द्वारा द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्टेड बोरिंग फ्रूट, क्योंकि बलबन ने रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए थे। वो देख रहा है कि रेवेन्यू नहीं आ रही है। कहां से नहीं आ रही है, दोआब वाले रीजन में। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक इक्तेदार थे उनको वहाँ के जो हिंदू राजा थे और जमींदार थे पैसा नहीं दे रहे थे सर। बलबन ने कहा रुको उधर भी जाएंगे ना, पहले ये एक करके मैटर सॉल्व करो। पहले दिल्ली के आजू बाजू में किया ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की थियरी होती है राजा की। पहले अपने गढ़ को स्ट्रॉन्ग करो, रजिया ने भी दिल्ली को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश की, फिर मार दी गई सर। बलबन भी पहले दिल्ली और उसके आजू बाजू के एरियाज को कंट्रोल करेगा सर। वो हो गया, उसके बाद देख रहा है कि जहाँ से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रही है उसको कंट्रोल करे सर। और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में देन ही वेंट टू दोआब, अवध से लेके दोआब में। अवध वाले रीजन में वहाँ के जो स्थानिक जमींदार थे और जो लोकल किंग्स थे वो पैसा नहीं दे रहे थे, रेजिस्टेंस कर रहे थे। बलबन ने अटैक किया, कहा कि मैं देखता हूँ कौन मना करता है सर, ठीक है। और इस बेसिस के ऊपर से बलबन ने वहाँ पे अपने लोगों को बिठाया, टर्किश मुस्लिम ओरिजिन के सेटलर्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश करवाया गया सर। यहाँ 6-6 8-8 महीने तक बलबन खुद बैठता है, बोले मैं रुकता हूँ यहाँ पे। तो रोहिलखंड से लेके बुंदेलखंड वाला रीजन, अवध वाला रीजन, अप टिल ईस्टर्न यूपी, इन सब रीजन्स में बलबन वहाँ पे अपने को एस्टैब्लिश करेगा, किले बनाएगा, सेटलमेंट करवाएगा, फ्री लैंड ग्रांट देगा, बोले जाओ रहो। आपने किसी को फ्री में सेटल करवाया है जंगल साफ करवा के, वहाँ की जो भी रेवेन्यू आएगी राजा को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा सर। और अपने भाइयों को अच्छी अच्छी जगह पे सेट किया पहले, उनमें से एक भाई ने विद्रोह किया तो उसको मार भी दिया गया। शेर खान को मारा था, खिसलू को नहीं मारा था, शेर खान वाज किल्ड, खिसलू वाज आल्सो, शेर खान एक्चुअली उसका कजिन था, खिसलू उसका ओरिजिनल भाई था, ऐसा कुछ कहानी है। बट शेर खान को मार दिया गया, बोले तुम है ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, गेटिंग अपॉइंट। तो स्टोरी लाइन में आपको ये समझना है कि बलबन की पॉलिसीज कितनी हद तक इंपैक्ट करती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। यही बलबन को दो एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, एक था बंगाल और दूसरा था आपका नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे मंगोल इन्वेजन का बहुत बड़ा प्रभाव था। अब देखते हैं कि बलबन ने ये बंगाल वाले इशू को कैसे सेटल किया सर, है ना। तो बलबन जिस तरह से दोआब में गया और दोआब के अंदर जाने के बाद उसको जानकारी मिली कि बंगाल में इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करवा दी गई है, तो इमीडिएटली बंगाल के अंदर अली मर्दान के बाद उसका वंश डेवलप हो गया सुद्दीन, और फिर तुगरिल करके एक राजा आया। तो तुगरिल कह रहा है कि भाई मैं नहीं मानूंगा तुम्हारा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो बलबन ने पहले अवध के गवर्नर था, मिलिट्री ऑफिशियल था, उसको भेजा, बोले जाओ बंगाल को कैप्चर करो, मैं दिल्ली में देख रहा हूँ सब। ऑब्वियस है ना, राजा हर बार थोड़ी जाएगा सर, ठीक है। अब अवध की मिलिट्री सेना वहाँ पे जाती बंगाल में, पर वो हार जाते हैं। तो नॉर्मल केसेस में आपकी सेना डिफीट होती है तो आप सेना को आके बूस्ट करोगे या सेना को बेसिकली है ना मोटिवेट करोगे, क्यों हार गए। तो जो सेना वापस आई ना हार के बंगाल से, पहले बलबन ने उसको मार दिया, ठीक है ना। सो दे वर बीहेडेड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, तो बोले डर के आगे जीत है ना सर, ठीक, डर है तो इज्जत है, बलबन का कांसेप्ट ही होता है ना, बोले डर बना रहेगा तो इज्जत बनी रहेगी सर। बोले तुम हारे क्यों, व्हाई यू लॉस्ट, अरे भाई हार गए तो हार गए सर, हर बार थोड़ी कि यू विल बी एबल टू दिस थिंग। सो यू विल फाइंड कि उसके बाद खुद पहुंचा, बोले मैं देखता हूँ, बोले कौन मना कर रहा है सर, ठीक है। एंड फिर वो खुद पहुंचा सर, देन ही पर्सनली सुपरवाइज द एक्सपीडिशन, और तुगरिल को पकड़ा, गला काट दिया, गेटिंग ऊपर। तुगरिल को पकड़ के गला काटने के बाद अपने संतान को बिठा दिया, बुगरा, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि आफ्टर किलिंग द सुल्तान ऑफ बंगाल, उसने अपने बेटे को बिठा दिया, बोले तू बैठ यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इस तरह से यू विल फाइंड बंगाल को उसने कंसोलिडेट किया। बंगाल कंसोलिडेट हो रहा था, पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया अभी भी हंगामे में था, सेना खड़ी कर दी गई है। शेर खान को पहले अपॉइंट किया था वहाँ पे, शेर खान जब तक था तब तक तो मंगोल इन्वेजन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि इन सब रीजन्स के अंदर काफ़ी सारे इशू करने की या पकड़ने की कोशिश करोगे कि प्रॉब्लम होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि बलबन डिसाइड करता है कि मंगोलों को भी कैसे भी करके मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगोलों को नहीं करेंगे तो फिर इशू क्रिएट होगा। और मंगोलों के सामने अभी तक क्या हो रहा था कि डिफेंस का कंसेप्ट बहुत चलता था, डिफेंस का मतलब है कि आते थे और रोका जाता था, उनको भेज दिया जाता था। बलबन डिसाइड करता है कि भाई मैं इनफेक्ट है ना एग्रेसिव कंसेप्ट खेलूंगा सर, गेटिंग अपॉइंट। और एग्रेसिव के रूप में मैं ये डिसाइड करूंगा कि मंगोल्स को वहां पे ही रोकूंगा या वहां पे मारूंगा जिसके पहले ये लोग घुस भी ना पाए सर, गेटिंग अपॉइंट। और इसी बेसिस के ऊपर उसने वहां पे फोर्स बनाया, पहले तो इक्विपमेंट्स नए नए इंस्टॉल किए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ये सब चीजें अपने ब्रदर को भेज दिया सर, है ना, बोले तुम जाओ कंट्रोल करो ये सब चीजें। और शेर खान से लोग डरना शुरू कर देते, क्योंकि शेर खान ने आके काफी हंगामा किया था। फिर लेटर ऑन बलबन को कुछ जानकारी मिली कि ये मेरे सामने बगावत कर रहा है ना, तो फिर उसको मरवा दिया गया। अब जब शेर खान का इशू खत्म हुआ तो उसके बाद यू विल सी कि जब बलबन ने नए गवर्नर को अपॉइंट किया था तो फिर से मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तो मजा आ गई कि भाई जो बंदे से वो लोग डर रहे थे वो बंदा मर गया है सर, ठीक है। तो जो नया गवर्नर वहां पे अपॉइंट किया गया था, तैमूर नाम था उसका, याद रखने की जरूरत नहीं है।
बट वो नया गवर्नर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो बलबन देख रहा है कि द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर से जैसे कि मैंने कहा कि बंगाल में उसने जो कार्य किया वही कार्य वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी करेगा। खुद जाता है, अपने बेटे को वहां पे अपॉइंट करता है, महमूद को। तो राजा खुद कहाँ पे बैठा हुआ है, ही सिटिंग इन दिल्ली। उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक मंगोल के सामने नॉर्थ वेस्ट में फाइट कर रहा है और एक बंगाल को सिक्योर कर रहा है। बंगाल को सिक्योर करने से बहुत फायदा हुआ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रीमलाइन हो गया, पैसा आना शुरू हुआ है ना, दोआब से रीजन बहुत फर्टाइल एरिया था ना, तो सब कुछ बढ़िया रहा, ट्रेड रूट्स को एस्टैब्लिश करवा दिया सर, ठीक है। तो सिचुएशन कोई दिक्कत में नहीं थी सर, गिरिंग। होता यह है कि मुल्तान में उसने महमूद को वहां बिठा तो दिया, बट मंगोल्स का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मंगोल्स को पुराने वाले मंगोल्स भी नहीं रहे थे, तो बहुत पावरफुल हो चुके थे। तो कंटिन्यूसली मंगोलों का आक्रमण नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहा, बट हिज सन महमूद वाज एबल टू डिफेंड इट इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर। पर आप एक बार अटैक करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, है ना, तो कंसेक्यूटिव अटैक्स के बाद आपकी वीकनेसेस भी निकल के आएगी ना सर। तो 1286 तक आते-आते मंगोल्स ने जब बड़ा आक्रमण एक और बार किया, तो बेसिकली महमूद मर गया। उसका बड़ा सन था ना, एल्डेस्ट सन, एक्चुअली ही वाज द डिनोमिनेटर टू द थ्रोन एज़ वेल। एंड जब वो मर गया तो फिर हाय तौबा हो गया कि भाई बलबन का लड़का मर गया सर, है ना, समझे नहीं समझे। एंड बलबन खुद फिर वहां पहुंचा एंड बलबन बहुत शॉक में था, बोले हाउ कम दिस इज हैपनिंग, है ना। एंड बिकॉज हिज सन पास्ड अवे, बलबन वाज इन सो मच, बहुत दुखी हो गया था काइंड ऑफ, ऐसी कंडीशन हो गई थी जहाँ पे बलबन को बहुत वो ना ह्यूमिलेशन भी फील हुआ एंड ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहाँ पे बलबन मर जाता है सर। बलबन मर गया तो सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा। या बलबन ने बेसिकली अपने जीवन के आखिर के समय के अंदर जब वो पास ऑन कर रहा था तो उस टाइम पे उसने बुगरा को भी इनवाइट किया था। बुगरा को कहा था कि काम करो, तुम बंगाल से वापस आ जाओ सर, है ना, यू कम फ्रॉम बंगाल एंड यू टेक अवे द कंट्रोल एज वेल सर, ठीक है। पर बुगरा मना कर रहा था। बुगरा कह रहा है कि नो, आई एम हैप्पी इन बंगाल इटसेल्फ, है ना, मुझे नहीं आना इस तरफ। क्योंकि बुगरा को डर ये था कि पापा मेरे को बुला रहे हैं, तो हो सकता है कि साजिश भी होगी सर, है ना, क्योंकि पापा का डर सब जगह पे था ना सर, किडिंग अपॉन सब्जेक्ट। तो आफ्टर द मंगोल इन्वेजन बुगरा वाज एक्चुअली कॉल्ड टू दिल्ली, बट बुगरा डिनाइड, मुझे मैं नहीं आऊंगा सर, ठीक है, मुझे नहीं आना, मुझे डर लग रहा है सर। कभी-कभी घर में भी होता है ना, फादर बुलाते हैं, हम छोटे थे ना, हमारे बड़े ताऊ जी को बुलाते, बोले आओ इधर, कोई चीज़ है तो नहीं, मुझे पता है कि आज कुछ धोखा होने वाला है सर, ठीक। मार खाई होती है ना सर, तो आपको फिर वो शक की नज़र से सब चीज़ें लगती है, बोले ये आज कुछ प्रोग्राम लग रहा है सर, ठीक। और हमारे प्रोग्राम ये था कि करता कोई और था, भुगतते सब लोग थे, हमारा कोलेटरल डैमेज था सर, ठीक। आर्मी वाली सिस्टम थी ना, तो पूरी पलटन को, पूरी कंपनी को पनिशमेंट मिलती है, गुस्ताखी एक आदि करता था ना, तो 5-10 नमूने थे, हमारे दोस्तों को भी मार पड़ जाता था। तो हमारे दोस्त लोग भी करे, बोले तारा गिर नहीं आऊंगा क्योंकि तेरा काको मारा जा रहा हूं मैं, वो करिए ओके, वो लपेटे में आ जाते थे सर, ठीक है, जो भी होता था सबको लपेटे में मार पड़ जाती थी सर, ठीक है। सो द इशू वाज दैट बलबन के केस में ये होता है कि बुगरा को बुलाया गया इनिशियली सर, है ना, और बुगरा को कहा गया कि तुम आओ बंगाल से ये सब संभालो। बुगरा कहता है मैं नहीं आऊंगा सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि बुगरा ने मना कर दिया सर, है ना, बुगरा ने मना कर दिया तो होगा क्या सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो महमूद तो मर गया है, सबसे एल्डेस्ट सन था उसका, ही पास्ड अवे ड्यू टू मंगोल इन्वेजन सर। तो देन इवेंचुअली महमूद का लड़का था काई खुसरो, काई खुसरो वाज वेरी यंग, है ना, एट दैट टाइम। उसको यहाँ पे दिल्ली का राजा बनाया गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब काई खुसरो राजा के रूप में बैठा हुआ है, बट ही वाज नॉट लाइक्ड बाय द एलीट क्लास ऑफ दिल्ली। एलीट क्लास क्यों? क्योंकि अभी भी नोबिलिटी तो काम कर ही रही है। नोबिलिटी को डर का माहौल तब तक था जब तक बलबन जिंदा था। मैंने आपको पहले भी कहा, नोबिलिटी के अंदर डर, वो डर का माहौल वाला मीम आ गया था उस टाइम पे, है ना सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बट नोबिलिटी अभी भी है, मैंने आपको बताया एरिस्टोक्रेसी वर्सेस मोनार्की का कांसेप्ट तो सब जगह चलेगा बाबू। तो अभी एरिस्टोक्रेट क्लास जो है वो फिर से डिसाइड कर रहा है कि वी आर स्टिल किंग मेकर्स, बलबन थोड़ी जिंदा है। तो बलबन ने अपने पोते को नॉमिनेट किया था, अपने एल्डेस्ट सन के लड़के को, बट ही वाज रिमूव्ड। तो दिल्ली का एक कोतवाल था फकीरुद्दीन करके सर, उसने डिसाइड किया कि ये किसको तुमने बना दिया है, हम बोलेंगे कि वो राजा बनेगा क्योंकि वी आर द नोबिलिटी, समझे कि नहीं समझे। वी आर द पीपल हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग एंड वी आर द पीपल हु आर स्टिल इन अथॉरिटी सर, समझे आप लोग। और इस बेसिस के रूप में आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये नोबल क्लास ने इनफैक्ट कैकाबाद को बुलाया, भूवस कैकाबाद। तो बुगरा था ना, बुगरा उसका भी एक लड़का था, जैसे महमूद का लड़का था ना, वैसे ही बुगरा का भी लड़का था, समझे आप लोग, ठीक है। तो फैमिली ट्री समझ में आता है, ये बलबन है। बलबन के 2 लड़के महमूद और बुगरा सर। महमूद का लड़का था काई खुसरो, गेटिंग माय पॉइंट, और बुगरा का लड़का था कैकाबाद, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि इसको पहले नॉमिनेट किया गया था, बट ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी एंड कैकाबाद वाज एक्चुअली ब्रॉट टू पावर बाय द नोबल क्लास, और नोबिलिटी ने कहा कि हम डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा सर। अब सवाल ये है कि बुगरा क्यों नहीं आया। व्हाई बुगरा डिड नॉट, बुगरा वांटेड टू हैव एन इंडिपेंडेंट किंगडम। बुगरा कहता है मैं क्यों आऊंगा सर, मैं क्यों पपेट बन के रहूं। दिल्ली के नोबल्स भी चाहते थे कि राजा वैसे ही होना चाहिए जो हमारा पपेट होना चाहिए सर, ठीक है। एक समय के अंदर आप समझिए कि, है ना, लुटियंस यूज्ड टू डिसाइड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, समझे नहीं समझे। एरिस्टोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भारत में निकल के आई, मॉडर्न डे नोबिलिटी, मॉडर्न डे टर्किश एलीट क्लास, तो डिसाइड करती थी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और कैसे भारत के प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन होगा, कौन किस, पूरा माहौल भी वैसे बनाया जाता था, नरेशन चलता था, एजेंडा चलता था सर, ठीक है। एंड देन फिर खलजी रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे भारत में भी रिवॉल्यूशन हुआ सर, ठीक है, भारत रिवॉल्यूशन। और फिर भारत रिवॉल्यूशन ने हालत बदल दी सर। और जैसे भारत रिवॉल्यूशन हुआ तो नोबिलिटी को जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब बंद हो गए, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कैकाबाद की कहानी में बता रहा था, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ कैकाबाद। कैकाबाद पावर के ऊपर आया सर, किसने बनाया था, नोबल्स ने बनाया था। कौन था उसमें, दिल्ली का कोतवाल था सर, फकीरुद्दीन जैसे लोग थे और भी लोग थे सर। अब ये भाई साहब पावर के ऊपर आए तो है, बट ये कुछ और चीज़ों के ही शौकीन है, समझे ना। यंग एज में जब आपको सत्ता मिल जाती है तो आदमी भटक जाता है, और ये तो पहले से ही भटकेल थे सर। तो बरानू ने इसके कैरेक्टर के ऊपर खतरनाक चीज़ें लिखी है, मतलब बोलने लायक नहीं है सर, ठीक है, बट कभी आप पढ़ोगे किताब के अंदर तो डिबॉचरी बोली गई है। मतलब एक होता है कि आदमी शौकीन होता है हर एक चीज़ का सर, ठीक है, पर ये एक्सट्रीमिटी थी इसके यहाँ पे सर। तो ये वो सो मच हैविंग डिबॉच लाइफस्टाइल, और वो जो फिजिकल प्लेजर के चक्कर में भाई साहब फंस गया था सर, है ना, तो वो कुछ और कर ही नहीं पाया।
कुछ नहीं कर पाया। 17-18 साल की उम्र में शासक बनाया था सर इसको। यू कैन इमेजिन कि उसको क्या समझ में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वो पीछे सब किंग मेकर बैठे हुए थे पूरे सिस्टम के तहत, और यही किंग मेकर सब कुछ चलवा रहे थे सर, है ना। तो ये कईकाबाद को जिस तरह से पावर के ऊपर लाया गया, ये कईकाबाद ने फिर अपनी लाइफ़स्टाइल का पर्चा दिया लोगों को सर, है ना। और जिस तरह से लाइफ़स्टाइल का पर्चा दिया, तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस जो थे इनके यहाँ नोबेल क्लास में, वो तो बहुत ही शॉक रह गए थे। बोले राजा मतलब ये कार्य के लिए बिठाया तुमको, है? समझे नहीं समझे? दिस इज़ नॉट गुड ना सर, है ना, कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हो। तो फिर होता ये है कि यू विल सी दैट एक आध बार ऐसी घटना हो गई जिसके कारण ये पैरालाइज़ हो गया। ये पैरालिसिस भी इसी के चक्कर में हुआ था, अपनी डिबॉचरी लाइफ़स्टाइल के रूप में। तो उसमें घटना हुई थी सर, उसमें उसको ऐसा शॉक लगा कि ये पैरालाइज़ हो गया। अब पैरालाइज़ होने के बाद भी अपने शौक को कम नहीं कर रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट आउट, है ना। आदमी पैरालाइज़ हो जाए, लकवा मार जाता है, फिर तो ठीक मतलब उसको अभी आराम करना चाहिए ना सर जीवन में सर। उसके बावजूद भी इसके शौक कम नहीं हो रहे थे। तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे ना, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल फाइंड कि ये खलजीज़ थे ना, इन्हीं के अंडर में काम करते थे उस टाइम पे, लो क्लास नोबल्स के रूप में सर, है ना। तो इसको एक बार लात मार के गिरा दिया गया सर। सो ही वाज़ किल्ड डाउन, इसको मार दिया गया था। समझे आप लोग, ठीक है। इन बिटवीन एक बार ऐसा भी केस बना था कि बुगरा ने दिल्ली के ऊपर अटैक करने का भी प्लान कर दिया था सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। बुगरा भी प्लान कर रहा था कि मैं कई का बात को टपका दूँगा, जिस हिसाब से सिस्टम चल रही है। तो बाप बेटों के बीच में भी लड़ाई हो रही थी सर इस टाइम पे, है ना। तो लंबी कहानी है, बट लंबी स्टोरी को कट शॉर्ट करते हुए आपको मोटे-मोटे तौर के ऊपर कैकाबाद की लाइफ़स्टाइल, उसका कैरेक्टर और उसकी जीवन शैली, उसके पतन के पीछे, और दिल्ली सल्तनत की जो गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी उसके डिक्लाइन के पीछे रिस्पॉन्सिबल मिलेगी। लोग बलबन को इसके पीछे दोषी मानते हैं कि बलबन ने जिस तरह से सिस्टम को टाइट किया था, स्प्रिंग थियरी कहते हैं उसको सादी भाषा में, सोसाइटी के सेंस में, कि आप चीज़ों को दबाते हो, ऐसी उछलती है ना सर, फटाक करके सर, ठीक है, और फिर काबू के बाहर चली जाती है सर, ठीक है। मैं जब विदेश ट्रैवल करता था तो मेरे साथ काफ़ी लोग होते थे ट्रैवलिंग में, ये वो। उनको 2-3 चीज़ें और 4-5 चीज़ों का अनुभव बहुत लेना था, जैसे वो भारत के बाहर निकलते थे, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं थी दुनिया ऐसी सर। तो बोलते इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। मैंने बोला नहीं चलते हैं सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके हार्मोन्स इतने वो हैं काबू के बाहर जा रहे हैं, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ, है ना, गोइंग एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, आप डाइवर्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने काफ़ी लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, मुझे पता चला कि ये स्प्रिंग थियरी यहाँ पे लागू हो रही है सर। खास करके हमारी इंडियन कम्युनिटी के, आज से मतलब मैं आपको 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ट्रैवलिंग और ये सब थोड़ा उतना ओपन नहीं था सर, है ना, सोसाइटी इतनी ग्लोबलाइज़ अभी हो रही थी, तो चीज़ें निकल के आ रही थी। तो इंडियंस के साथ भी कभी-कभी एक बार हो जाता है, खैर, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि कैकाबाद को फिर उड़ा दिया जाता है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड देन यू विल सी इस समय के दौरान आपके यहाँ पे मंगोल इन्वेजन भी हो गए सर। एंड हमको पता चलता है कि जलालुद्दीन जैसे लोग बेसिकली धीरे-धीरे इनफैक्ट, है ना, अथॉरिटी के ऊपर आएँगे। कैकाबाद को मार के उसके बेटे को पावर के ऊपर लाया गया सर, है ना, इन्फेंट सन था सर। एंड देन फाइनली यू विल फाइंड जलालुद्दीन खिलजी, जिसको फिरोज़ के नाम से पहचानते हैं सर, ठीक है ना। आरिज़ ए ममलिक था, ही वाज़ द मिनिस्टर, दीवान आरिज़ का मतलब बेसिकली जो मिलिटरी डिपार्टमेंट था। एंड उसने फिर फाइनली अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि भाई क्या हुआ था, किस तरह से होता है, एंड कैकाबाद की स्टोरी फाइनली कैसे कंक्लूड हुई सर, ठीक है। कैकाबाद के समय पे एक चीज़ आपको प्रोमिनेंट दिखेगी कि कैकाबाद जब अपनी डिबॉच लाइफ़स्टाइल जी रहा था, पर बलबन का एक इसमें योगदान दिखेगा। वो क्या दिखता है कि कैकाबाद जब पावर के ऊपर आया, तब मंगोलों का आक्रमण होता है, और मंगोलों के आक्रमण के समय पे भी द मंगोल्स वर नॉट एबल टू इंटरप्ट दिल्ली। उसके पीछे का कहानी ये है कि भई बलबन जो पहले काम करके गया था ना, उसका फ़ायदा उसको थोड़ा मिल गया सर, समझे आप? ठीक। सो दिस इज़ हाउ यू विल सी द दिल्ली सल्तनत की जो पहली वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, वो खत्म होती है। ये स्लेव डायनेस्टी में बलबन को इनफैक्ट हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए बलबन के ऊपर से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन में एक तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आई आपकी, है ना? अभी देखा ना हमने, ये वाला कहाँ गया? हाँ। दूसरा मंगोल मेनेन्स के ऊपर प्रश्न आया है कि बलबन ने कैसे मंगोल मेनेन्स को सॉल्व किया सर, ठीक है। तो 4 स्टेप में मंगोल मेनेन्स को स्टॉप करेगा। पहला तो मंगोल मेनेन्स को स्टॉप करने के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, मिलिट्री में दिवालिया इसका सिस्टम को डेवलप किया। तीसरा वहाँ पे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की वेस्टर्न एरियाज़ में, पहले शेर खान और उसके बाद अपने संतान को, खुद लाहौर में पहुँच गया, और फाइनली उसने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करते हुए डिफेंस लाइन्स को क्रिएट किया सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आर्मी के रिफॉर्म्स, ये सब के सब आपके आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और फोर्टिफिकेशन ऑफ द एरियाज़, क्योंकि विदाउट फोर्टिफिकेशन आप समझिए कि वो ना होता सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? गॉट द पॉइंट? है ना, हाउ डिड व्हाट मेजर्स डिड बलबन। तो ये 10 मार्कर का ही था। देखो ये सब प्रश्न आप देखोगे ना तो आपको 10 मार्कर आ रहे हैं। इंडिविजुअल राजा के ऊपर प्रश्न आप देखोगे 10 मार्कर, क्योंकि पॉलिसी है ना वो 20 में जाएगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर यूपीएससी को भी पता है कि आप एक्टिव से पैसिव करोगे और पैसिव से एक्टिव करोगे, तो इससे क्वालिटी नहीं रहेगी फिर, समझे। अब बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है या थियरी ऑफ किंगशिप है, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट कहाँ पे मिल रही है? क्या इसकी असर नेगेटिव हुई थी कि नहीं हुई थी? एक्सक्लूसिविटी इन दी नोबिलिटी करना, या डिवाइन ओरिजिन के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, और जिस तरह से स्ट्रिक्ट मेजर्स उसने लिए थे, क्या बलबन के इमीडिएटली उसके साम्राज्य वितरण में जिम्मेदार थे कि नहीं थे, या उसके डिक्लाइन के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं थे? क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर बलबन उसने जिस तरह से नोबल क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वही नोबल क्लास ने उसके सामने बगावत कर दी ना। सो द नोबिलिटी एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो डिसर्नमेंट इन नोबिलिटी एंड स्टिल नोबिलिटी बिकेम पावरफुल सर। तो क्या आप ये कह सकते हो कि बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उतनी स्ट्रांग थी जितनी बलबन ने कल्पना की थी, या उतनी इंप्लीमेंटेशन हो गई थी सर? नहीं हो पाई थी। देयर वर सर्टेन स्ट्रक्चरल वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस इन स्पाइट, क्योंकि वरना तो फिर होता ही नहीं। वरना तो वो महमूद के लड़के को काई खुसरो को फिर राजा के रूप में स्वीकार दिया जाता, और काई खुसरो वुड हैव कंटिन्यूड, तो फिर कैकाबाद ना आता सर, है ना। कैकाबाद के बाद तैमूर ना आता सर, है ना। बुगरा विद्रोह ना करता सर, है ना। गेटिंग पॉइंट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बलबन का एनालिसिस करने की आवश्यकता है ना। तो आज हम लोग खिलजी पे नहीं जाएंगे, खिलजी तो अभी मंडे से हम लोग करेंगे। पर बलबन की एनालिसिस में आपको 3-4 चीजें दिखेगी पॉजिटिव्स के रूप में, जहाँ पे डिवाइन ओरिजिन को लेके आया, टर्किश रूल को कंसोलिडेट किया, कॉमन रेशियल सेंटिमेंट को डेवलप किया एथनिक बेसिस के ऊपर, मंगोल्स को डिफेंड किया, नो डाउट सर, है ना। उसने नए कन्क्वेस्ट को ध्यान नहीं रखा। आप देखिए उसके पास जो एक्जिस्टिंग एरियाज थे उसी के ऊपर उसने फोकस किया, ये अच्छी बात है सर, ठीक है ना। दैट्स अ गुड थिंग एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सर, है ना। अब देखिए भारत में ये पहले रेलवे बजट अलग होता था ना, बट पिछली सरकार में जब से दिनेश त्रिवेदी को रेलवे मंत्री बनाया था, तो वो मंत्री बने उसके बाद उन्होंने पहले 2 साल के बजट में रेलवे बजट अब तो इकट्ठा हो गया ना, तो पहले 2 देवरा कमेटी की रिपोर्ट के बाद, बट पहले 2 साल जब वो रेलवे मिनिस्टर बने तो उन्होंने कोई भी नई ट्रेन चालू नहीं की। मैंने बोला बढ़िया काम किया गुरु सर, है ना। चलो मेरी तरफ से ग्रांड सैल्यूट। क्यों?
क्योंकि जो एक्जिस्टिंग है पहले उसको तो स्ट्रीमलाइन कर दो सर, वरना हर साल रेलवे बजट में 50 नई गाड़ियों की घोषणा हो जाती थी, बोले यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें भाई, जो चल रही है उसको तो स्ट्रीमलाइन करो पहले, है ना, टाइम पे पहुंचे, सर्विसेज अच्छी हो सर, है ना, आईआरसीटीसी का खाना अच्छा हो सर, है ना, टिकट बुकिंग में सर्वर डाउन ना हो सर, ठीक है, समझे नहीं समझे ना, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है ना। अभी आईआरसीटीसी ने हंगामा कर दिया, यू नो दैट, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके, तो काफी लोग मुंह बूम कर रहे हैं, तेजी मंदी कर रहे थे, बोले ये क्या हो गया एक दिन में, होता है सर, ठीक है ना, सरकार है, सरकार की पॉलिसीज कैसे मार्केट को अफेक्ट कर रही है आप देखिए, और वो भी खाली और खाली एक रेलवे का डिपार्टमेंट की पॉलिसी थी सर, यू नो दिस ना, व्हाट हैपेंड इन आईआरसीटीसी 2 डेज बैक, है ना, अगर आप मार्केट को थोड़ा फॉलो कर रहे हो, आजकल तो हर एक बंदा आफ्टर दिस ये स्कैम सीरीज के बाद सब अपने आप को हर्षद मेहता ही समझ रहा है, यू नो कर रहे हो हाथ जोड़ते हैं सर, ठीक, चलिए ना, लेट मी कम बैक ना, अलग ही गेम है सर, सब ये सब लग रहा है कि रिस्क है तो इश्क है, वो आप अपने आप को नेक्स्ट हर्षद मेहता समझ रहे होते हैं, यहाँ पे क्या ट्रेडिशन, गुजरात में तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, गुजरात में आपको चाय की किटली के ऊपर बैठे हुए मिल जाएंगे जो स्टॉक के ऊपर मार्केट ट्रेडिंग कर रहे थे सर, और सालों से कर रहे थे, तो आई नो पीपल जो फोन, क्योंकि एप्लीकेशन तो अब आई है ना, पहले फोन के ऊपर चालू रहता था उनका, मैसेज आता था फोन के ऊपर, हाँ कितना शो चला जा, चलो भाई आज शॉर्ट करना पड़ता, फटाफट फटाफट चालू रहता उनका सर, ठीक है, बट अब तो क्या एप्लीकेशन है तो बटन दबा के गेम चल रही है सर, वो सर लेट मी कम बैक, है ना, तो मूल कहने का मतलब ये है कि कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन में फर्क ये था कि एम्पायर एक्सपांड करने जाता है ना बलबन, उसके पॉजिटिव्स में आप देखिए, एम्पायर एक्सपांड करने जाता है, देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि वो टूट जाता सर, उसने ये कहा कि ये नहीं करेंगे सर, है ना, पहले इंटरनल करेंगे और एम्पायर बिल्डिंग का कार्य फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो आपको ये सवाल होना चाहिए कि खिलजी वाज एबल टू गो अप टिल मदुराई, ही शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू बलबन, खिलजी मदुराई तक जाता है, उसके पीछे का कारण ये था कि इट वाज बलबन जिसने इन सब रीजन को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैंडिंग आर्मी को बहुत बड़ी मात्रा में रेस किया, उसके पीछे भी बलबन ही रिस्पॉन्सिबल। अब आपने मुझे क्लास में भी प्रश्न पूछा कि फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी किसने रेस की, तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मारते हो तो अलाउद्दीन खिलजी आपको दिखेगा, पर जब आप मेंस ऑप्शनल में बताओगे तो आप लिखोगे कि बरानी कोट्स दैट बलबन हैड अ स्टैंडिंग आर्मी, इट वाज कोटेड बाय बरानी इन तारीख फिरोज शाह, है ना, समझे नहीं समझे, ये फर्क पड़ जाता है ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग में, आपको कोटेशन देना पड़ेगा कि भैया इस पर सो एंड सो थिंग्स, he had an army of around 1.5 to 2 lakh which was expanded to 6 lakhs by the period of Alauddin, and Khilji had a very streamlined approach as well, the streamlination include the chehra and the dark system sir, getting my point, चेहरा डार्क सिस्टम से फिर उसे स्ट्रीमलाइन किया ना उसको, रोल कॉल सिस्टम और ये सब लेके आया, ठीक है, सो यू विल फाइंड कि राजा अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करवा रहा है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस बनवा रहा है, हार्श प्रैक्टिसेस को आप समझने की कोशिश करोगे तो मेथड के रूप में लेके आ रहा है, क्योंकि उसका मानना था कि जस्टिस शुड बी शीन, न्याय दिखना चाहिए सर, है ना, न्याय दिखेगा नहीं तो अन्याय ही लगेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, तो इन सब की कहानी आपको दिखेगी, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो सेंट्रल एशिया से ह्यूज क्वांटिटी में रेफ्यूजीज आए, बलबन ने उनको भी आश्रय दिया, बोले आइए सर, आमिर खुसरो जैसे लोग इसी पीरियड में तो पलट के उभर के आए, वही खुसरो फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय तक आके तो बहुत पॉपुलर हो जाएगा सर, तो खुसरो इनिशियली यहाँ लाहौर वाले मुल्तान में रीजन में था ना, तो मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो खुसरो को उठा लिया गया था मंगोलों के द्वारा सर, ठीक है ना, तो महमूद जब हार गया सर, है ना, तो उस पीरियड की बात है, आमिर खुसरो वाज एक्चुअली कैप्चर्ड, है ना, एंड खुसरो देन कंटिन्यूड अप टिल द पीरियड ऑफ तुगलक एज वेल, तो खुसरो के बारे में देखो टोटल 8 सुल्तान के वहां पे उनके साथ डायनेस्टिकल लिंकेजेस दिखेंगे ना, तो राजा आके चले जाते थे, स्कॉलर्स वहां के वहां रहते थे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे, तो आमिर खुसरो की समय की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है सर, गेटिंग पॉइंट, सो होता ये है कि बलबन के लिए पॉजिटिव्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, है ना, एज अ वॉरियर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन, और वो मलिक के रूप में था, मलिक से खान बना फिर सुल्तान बना सर, है ना, लो स्लेव के रूप में था, स्लेव से ऊपर 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 जाते उसको टाइटल्स दिए गए सर, है ना, बट इसके नेगेटिव्स भी उतने ही थे, उसके रिफॉर्म्स के नेगेटिव्स में बता रहा हूं सर, ठीक है, ये रिफॉर्म्स के नेगेटिव्स में आप निजामी साहब को जरूर से कोट कर सकते हैं, कोटेशन में आपको 3-4 चीजें दिखेगी, पहली चीज आपको दिखेगी कि उसने फोर्ट्स बनाया, अच्छी बात है सर, और खिलजी के लिए फायदा किया, बट उसकी रिएक्शंस ने उसको बहुत नुकसान किया, तो के निजामी अपनी किताब में लिखते हैं उसके बारे में कि बलबन के समय पे जो टर्किश नोबिलिटी का वो रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहा था सर, उसके कारण जो नव मुसलमान थे, जिसे हम लोग नियो मुस्लिम्स कहते हैं, जो हिंदुस्तानी कन्वर्ट्स थे, वो बहुत नाराज हुए थे सर, और उसके कारण उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो इंक्लूसिविटी थी वो नहीं आ पाई, एक शासक के रूप में आप कहते हो कि भाई समावेशिकता होनी चाहिए सर, है ना, और तो ही एम्पायर बिल्डिंग हो पाएगा, एम्पायर, क्योंकि जब साम्राज्य, चलो कंसोलिडेशन में टाइम बिंग तो आपको मदद मिल गई, आपने एक्सक्लूसिविटी कर दिया, अगर यही चीज अलाउद्दीन खिलजी करता तो ही वुड हैव फेल्ड मिजरेबली, खिलजी नहीं करता क्योंकि खुद भी लो ओरिजिन से था, तो ही कुड एम्पैथाइज विद अदर पीपल, बोला तू हिंदुस्तानी है तो तू भी आ जा सर, एंड यू विल सी कि बाय द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तानी मुस्लिम विल बिकम अ सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी के बाद के अगर आप इमीडिएट सुल्तान देखे हुए तो दिल्ली सल्तनत के पहली और आखिर बार एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो हिंदुस्तानी कन्वर्ट था सर, ही वाज हिंदुस्तानी कन्वर्ट, है ना, भारत हिंदू था, मुसलमान बन गया और सुल्तान बन गया सर, खुसरो खान करके नाम दिखेगा आपको आगे सर, देखिएगा कभी उसके ऊपर, बलबन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि उसने इंक्लूसिविटी नहीं लाया, और इंक्लूसिविटी नहीं ला पाया तो हिंदुस्तानी कन्वर्ट नौ मुसलमान क्यों, क्योंकि इस समय के दौरान काफी सारा इंडिया के जो स्थानिक लोग थे, देवर कमिंग इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, इन सबको पावर अथॉरिटी नहीं दी जा रही है सर, है ना, दूसरी पॉइंट ये है कि बलबन ये टर्किश प्रोफाइलिंग कर रहा था जिस हिसाब से, उसमें पर्शियन लैंग्वेज सबसे कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी बाय द टाइम, अरबिक अब नहीं चल रही, अरबिक तो इनिशियली बिरूनी तक ही दिखेगी आपको सर, ठीक है, बाकी जो टर्को पर्शियन लैंग्वेज का ही, पर्शियन फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर्शियन लैंग्वेज की शुरुआत आपको मिलेगी सर भारत में, पर्शियन लैंग्वेज भारत के लोग भी सीख रहे थे तब, है ना, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, पर्शियन का हो रहा है सर, ठीक है, और जब पर्शियन भाषा का डेवलपमेंट हो रहा था तो बलबन को अपने जो रिकॉर्ड्स को इंप्लीमेंट करना था, तो रिकॉर्ड्स के इंप्लीमेंटेशन में ही कुड हैव यूज्ड द लोकल लैंग्वेजेस एज वेल अलोंग विद पर्शियन, इससे फायदा ये होता कि उसको और भी सपोर्ट मिलता, उसको और भी इनफैक्ट, है ना, डेटा मिल जाता, और ही कुड हैव एक्चुअली रिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इफेक्टिव वे सर, पर बलबन ये भी नहीं कर पाया, बाइलिंगुअल पॉलिसी नहीं ला पाया लोकल्स की सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, तीसरी पॉइंट आपको मिलिट्री रिफॉर्म्स में भी दिखेगा, मिलिट्री रिफॉर्म्स में जो लैंड ग्रांट्स उसने कैंसिल की थी वो पूरी तरह से 100% इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है सर, लैंड ग्रांट्स कैंसिल की थी ना उसने, वो पुराने वो चचा लोग से जमीनें लेना शुरू किया था, ही कुड नॉट इंप्लीमेंट इट 100%, in fact even after he was able to raise an army, it was not in huge numbers like Alauddin Khilji जो अपनी खुद की पर्सनल आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो खड़ी की थी, और बंगाल जैसे एरिया को कैप्चर करने के लिए he had to sacrifice his governor and it took around 5-6 years, है ना, जब उसको पर्सनली जाना पड़ा, समझे कि नहीं समझे, है ना, तो एक ये भी चीज आपको दिखेगी, नॉर्थ इंडिया के राजपूत राजा अभी भी डिफाई करते थे उसको, खास करके राजस्थान वाले विस्तार में, और एक्सक्लूसिविटी ऑफ टर्किश नोबिलिटी उसको उतनी भारी पड़ी कि यही टर्किश नोबल्स बलबन के बाद उसके संतानों को जीने नहीं देंगे सर, समझे,
And this is how you will find the nobility was still ruling the Delhi Sultanate. So it was not the Sultan, it was the case of nobility who were still the kingmakers in the slave dynasty. समझ में आया आपको? The first phase of nobility versus monarchy खत्म हुई and the theme of Delhi Sultanate अब आगे कंटिन्यू चलेगी इन द खिलजीज, क्योंकि यही खिलजीज फिरोज नाम का व्यक्ति अपने आप को जलालुद्दीन का टाइटल देगा, लो ओरिजिन का व्यक्ति था, अरीज मामलिक बन गया था सर, है ना, और वो कहता है कि मैं अब यहाँ से सुल्तान हूँ, मैं नए प्रकार की शासन व्यवस्था की शुरुआत करूंगा सर। ये पार्टली टर्किश थे, पार्टली अफगान थे, ऐसे मिक्सचर इनका था, अलग अलग जीनियोलॉजी चलती है इनकी सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। तो इस तरह से यू विल फाइंड कि बलबन की स्टोरी एंड हुई, दिल्ली सल्तनत की स्टोरी एंड हुई, एंड नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की कहानी आपको चलती रहेगी। ये नोबिलिटी और मोनार्की के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि नोबल हमेशा अपने आप को अथॉरिटी के रूप में मानते थे। नोबल्स का मानना ये था कि भाई हम यहाँ पे पावर के ऊपर है। घोरी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि घोरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी था। घोरी के बाद नोबिलिटी बिकेम द किंग मेकर हमने देख लिया। ऐबक के बाद बेसिकली आरम शाह को सपोर्ट करने वाले भी नोबल्स थे और अल्तुतमिश को भी सपोर्ट करने वाले नोबल्स थे। यही नोबिलिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अल्तुतमिश ने चालीसा सिस्टम बनाई, हमने पढ़ा हुआ है, आपको स्ट्रीमलाइन करके एक स्लाइड में डाला हुआ है सर, ठीक है। इसी बेसिस के ऊपर अल्तुतमिश ने जब रजिया को अपॉइंट किया तो नोबल्स मन में हंस रहे थे, बोले राजा देखो बिटिया रानी को बोल के जा रहा है ना, अफसर बिटिया, हाँ हमारी बिटिया अफसर बनेगी, नोबल्स हंस रहे ये कैसे होगा सर, किंग अपॉइंटेड है ना। रजिया को टॉपल करवाया गया सर, रुकनुद्दीन फिरोज जैसे पपेट को खड़ा किया गया है, उसमें भी उसका नोबल था जुनैदी, जो डिसाइड कर रहा था कि मैं इस तरह से सिस्टम को चलवाऊंगा सर, ठीक है। रजिया स्टिल अपने नोबल्स को कंट्रोल कर पाई, बट यू नो दैट कि यही नोबल्स ने रजिया को मार दिया। बरहम शाह को अपॉइंट किया गया, ये भी नोबिलिटी के द्वारा सर। और बरहम शाह के बाद अगर आप समझने की कोशिश करिए, जब बलबन आया तो बलबन को समझ में आ गया कि अगर नोबिलिटी जब तक कंट्रोल करती रहेगी तब तक हमारा हालत खराब हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी कंटिन्यूड। कोई राजा नोबिलिटी को इग्नोर नहीं कर पाया। लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, नोबल्स के पास पावर बहुत थे, उनकी खुद की एम्बिशंस बहुत हुआ करती थी, और बलबन के बाद भी नोबिलिटी कंटिन्यू रहती है, और यही नोबिलिटी ने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश को डिक्लाइन किया और उसके बाद खलजीज को पावर के ऊपर लेके आया सर, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, और बलबन की स्टोरी क्लियर होगी सर। इसमें ब्लड एंड आयरन भी आ गया, थियरी ऑफ किंगशिप भी आ गई, मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी का प्रश्न भी आ गया, और मंगोल इन्वेजन का भी प्रश्न आ गया। बलबन तक 4 क्वेश्चन आए थे, 5वां यही आएगा दिल्ली सल्तनत की थीम में कि हाउ एरिस्टोक्रेसी एंड नोबिलिटी वाज एक्चुअली चैलेंजिंग द एस्पेक्ट ऑफ मोनार्की, है ना। तो अभी इतना रखते हैं बलबन तक, क्योंकि मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे द खिलजीज, और फिर मंडे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर चले जाएंगे। मंडे अलाउद्दीन खिलजी खत्म करेंगे सर, ठीक है। मंगोल्स वर बुद्धिस्ट ओरिजिन पीपल, यस, देन लेटर ऑन दे बिकेम मुस्लिम्स। सम मंगोल्स आर स्टिल बुद्धिस्ट ओरिजिन, इवन आज की तारीख में भी आप देखोगे तो इनके यहाँ पे शमानिज्म और बुद्धिज्म अभी भी चल रहा है मंगोलिया में सर, ठीक है। तो ये तो कुछ अलग ही गेम करने के लिए निकले थे सर, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी आपकी सर, ठीक है ना। तो इतनी पॉइंट समझ में आया आपको कि किस तरह से चीजें चलती। एक्चुअली खान वाज अ मिलिट्री टाइटल गिवन टू दी सेनापतिज इन द मंगोल हायरार्की सर। खान वाज नेवर अ सरनेम इन द इस्लामिक फोल्ड। इस्लामिक सोसाइटी में खान कहाँ सरनेम है सर, ठीक है। तो सेनापतियों को दिया जाता था, ऑफिशियल्स को दिया जाता था एक टाइटल के रूप में। तो जिस तरह से मंगोलों का प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिम में आया, मतलब आज के खुरासन से लेके लाहौर पेशावर वाले रीजन में, और यहाँ पे भी जो काफी सारी कम्युनिटीज थी वो भी लैंडलॉर्ड्स के रूप में, मिलिट्री ऑफिशियल्स के रूप में थे, तो इनको भी बेसिकली फिर आपको मिलेगा कि खान का टाइटल मिलेगा, समझे। And this is how the Pathans who became the Pashtuns and the Pathans who became the kind of military officials in the medieval era, they acquired this surname Khan, है ना, they had this legacy, है ना? तो ये खान है, फिर वो पठानों के साथ था, फिर भारत में फिर और भी आपको ये खान और ये सब दिखेगा सर, खैर, है ना। तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपको दिल्ली सल्तनत की पहले पार्ट की। अब मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी के ऊपर अभी तक प्रश्न नहीं आया है, सो मेरा ये मानना है कि स्पेसिफिकली प्रश्न आपको पूछेगा कि भाई स्लेव डायनेस्टी में गुलाम वंश के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे सर, ठीक है। दूसरा ये प्रश्न आजकल आ रहा है वो कंपैरेटिव पूछ रहा है। देखिए यहाँ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी 3 को पूछ दिया सर, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जोड़ा था, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। यहाँ स्पेसिफिकली अल्तुतमिश के बारे में पूछा है सर, है ना। यहाँ पे भी अल्तुतमिश के बाद बोला गया सक्सेसर्स ऑफ अल्तुतमिश, है ना। सक्सेसर ऑफ अल्तुतमिश में हम लोग क्या लिखेंगे, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद एंड बलबन सर, है ना। फिर हम लोग विल नॉट कंटिन्यू अप टिल द खलजीज एंड जाना है तो खलजीज तक लेके, 30 मार्कर का क्वेश्चन था बाय द वे सर, इट वाज 30 मार्कर क्वेश्चन, तो खलजी तक लेके जा सकते हैं, फिर तुगलक तक लेके जाने की आवश्यकता नहीं होगी सर, है ना। हाउ डिड अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, तो अभी मैंने डिस्कस किया ना कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वही पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिलेगी और नेगेटिव इंपैक्ट भी मिलेगी सर, है ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेशियल कंपोजिशन इन द रोल ऑफ नोबिलिटी आफ्टर इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद 3-4 राजाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे सर, है ना। तो क्वेश्चन हमेशा थीम से आते हैं, मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको जो याद करनी है, थीम याद करनी है, कंसोलिडेशन याद करना है। कंसोलिडेशन के लिए जो प्रयत्न किए हैं राजा के द्वारा, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे सर। पिक्चर इज क्लियर अबाउट द फर्स्ट डायनेस्टी, समझ में आया कि नहीं आया सर। जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक फिर, है ना, आप ओवरऑल हिस्ट्री ऑप्शनल को समझने में फिर वो है कि दिक्कत आ जाएगी आपको, देन ऑब्वियस है कि फिर मार्क्स नहीं आएंगे सर। और हम यहाँ जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो मार्क्स के लिए कर रहे हैं सर। अल्टीमेटली हमारा साधन भी जरूरी है और साध्य भी उतनी ही जरूरी है सर, है ना। साधन में शायद 19-20 होगा पर साध्य हमारा क्लियर होना चाहिए। खैर मैं साधन को प्रासंगिकता देता हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि फिर आईएएस बनना है सर, ना कि हिस्टोरियन सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, कि काफ़ी बच्चों को ये सर अभी उसमें हिस्टोरियन थोड़ी बनना है सर। हम नहीं बन पाए ना सर, मैं खुद कहाँ हूँ सर, आई नेवर क्लेम दैट कि मैं हिस्टोरियन। आई एम अ पर्सन हु स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। मैं इंजीनियर हूँ ना, तो आई एम अप्लाइंग व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई एम स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस इन दी ओरिएंटेशन, उसके एग्जाम सेंटर कर रहा हूँ सर। बाकी मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन पर्सनल नहीं है ना, कंटेंट में है मोटे-मोटे, क्योंकि मैं 5-10 किताबें यहाँ पढ़ी हुई है, वहाँ से इधर से इधर, इधर-उधर सब स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ रहा हूँ और मुझे पता है कि आइडिया कहाँ से है सर, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको पूछे गए, व्हाट मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय सुल्तान्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। तो ये पूरी स्लेव डायनेस्टी के साथ, और उसके बाद जब आप आगे देखोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो खलजी तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। खलजी तक आते थे तो एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गया था। मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 में ही कंसोलिडेशन होता है, स्टेज 2 में फिर उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई सर, है ना, बलबन के ऊपर सर, है ना। अब आप लिखिए कि क्रिटिकली एग्जामिन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन सर।
है ना, व्हाट यू विल राइट डाउन, है ना, चलो रेज योर हैंड कर दे यार, बहुत दिन से हमने रेज योर हैंड नहीं किया, मैं कल याद कर रहा था सर, ठीक है, ठीक है, कि क्रिटिकली एग्जामिन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ अकबर, है ना, अकबर कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी सर, ब्लड एंड, अरे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ सर, क्या बता रहे थे हम लोग, बलबन की सर, है ना, ये होता है सर, है ना, कभी कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी देश बातें हो जाती है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ब्लैक कॉफी थोड़ी जल्दी पी ली थी सर, ठीक है, तो आज 5:30 को उठ के मैंने ब्लैक कॉफी निपटा दिया। जनरली मैं ब्लैक कॉफी 7 साढ़े 7 के बाद पीता हूँ, तो कैफीन का रश 2 घंटे तक चल जाता है सर, ठीक है, कैफीन है ना सर, तो कैफीन किक मार देती है सर, 7:30 को पीता हूँ, 8 बजे तक आता है, एकदम फटाक से दिमाग है ना, यहाँ से एकदम करंट नीचे तक चलता है सर, 5:30 आइए साहब, 5:45 तक तो आई हैड माय ब्लैक कॉफी, फिर उसके बाद मैं दूसरी पीना भूल गया, मतलब मैं कुछ काम कर रहा था, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और न्यूज़पेपर में बहुत इंटरेस्टिंग आज न्यूज़ भी मिला मुझे, है ना, उसको सुबह मैं देख रहा था कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं सर, ठीक है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया कि ये जो एनसीबी वाला केस चल रहा है ना, उसमें जो विटनेस के रूप में इनको हुआ है ये जो ड्रग केस में, उसमें एनसीबी ने पिछले 5 साल में जितने भी ड्रग के केसेस हुए ना, उसमें यही 5 लोगों को विटनेस के रूप में लाया है। मतलब इनको और कोई, मतलब हर बार यही लोग प्रेजेंट होते थे सर, है ना, द क्राइम ऑफ इंसिडेंट ऑफ या सीन ऑफ इवेंट के अंदर, समझे, मतलब हर बार एवरी टाइम एनी काइंड ऑफ ड्रग बस्ट इज देयर, ड्रग का कोई केस खुलता था तो यही 5 लोग वहां पे हाजिर होते थे, हाँ मैं था, लाओ मैं बताता हूँ सर, ठीक। तो अभी ये कोर्ट ने इसको नोटिस किया, बोले ये हर बार पुराने केस में भी यही थे, इस बार भी यही है, तो मतलब है ना, वो मुन्ना भी एमबीबीएस देखा, बोले मैं पिछली बार आया तभी भी तुम यही थे, इस बार भी तुम्हारी तबीयत, अरे वो फिर वो जाता है ना, फिर चापाट पाट, बोले देखो मिश्रा जी को देखिए कितने नेचुरल एक्टर है सर, तुम देखो जब देखो छाती पकड़ के बोला ना सर, 2 रुपए का वो किनका सर, समझे, तो गजब प्रश्न आया, मैं देख रहा, मैंने बोला सर गजब चल रही है सर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सर, है ना, सबसे पहला पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे सर, चलिए सर, भरत इंट्रोडक्शन का बताना सर, प्लीज टेल मी अबाउट इंट्रोडक्शन, क्रिटिकली एक्सप्लेन करो ना, यस, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? गुड मॉर्निंग सर, इसमें ऐसे लिखेंगे कि दिस पॉलिसी एक्चुअली इंप्लाइड बीइंग रूथलेस टू द एनिमीज। उसने स्वॉर्ड का यूज किया, हार्शनेस दिखाई, स्ट्रिक्टनेस दिखाई, खून बहाया जितना बहा सकता था वो दिल्ली में, उधर बंगाल में, एंड देन दिल्ली के सबर्ब्स में। ओके, एंड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज रूल इफ वी सी दैट इल्तुतमिश जब उसको बाई किया था बीइंग अ स्लेव, एंड उसके बाद जब वो पहली बार आमिर शिकार बना था, तब से बहराम शाह को टॉपल करने में, अलाउद्दीन मसूद शाह को टॉपल करने में, फिर उसके बाद रजिया को भी टॉपल करने में उसका कहीं ना कहीं हाथ था, तो इन सबको फिर वो हटाते हुए फिर धीरे धीरे जो ऊपर आया था। ओके, चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, थैंक यू। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन आता है, कोई भी आंसर जो होगा वो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप चीजें यहाँ से शुरू करोगे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी was a part of the reforms or was a part of the political motives of Akbar, was a political motives of Balban, and that was greater part to implement the concept of Zil-e-Ilahi. और फिर उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि Balban actually came to power in 1266 after poisoning the immediate king Nasiruddin Muhammad, who was also his son-in-law as well, sir, है ना? And this policy showed certain traits and characters of Balban as the king. These traits and characters includes ruthlessness, the kingship knows no kinship, and hence even killing the immediate king or killing his brothers and punishing as well, so ठीक है, bloodshed was an integral part of this. And this bloodshed also include to build a strong consolidation of empire by bringing simultaneous reforms in administration and armies, समझे, तो ये एक मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन के पोर्शन के अंदर इसकी शुरुआत कर दी सर, ठीक है ना, और जब इसकी शुरुआत की तो एक बेसिस बन गया कि भाई 1266 से इसने शुरू किया और ये क्या करना चाहता है सर, ठीक है, इसी का ही जब सेकंड पार्ट बनाते हैं सर, ना, व्हेन विल मेक द सेकंड पार्ट, तो इसका जो बॉडी पार्ट होगा उसमें इसका फिर क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, और क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग लिखेंगे इसी को ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को, कहाँ कहाँ पे ब्लड के एग्जाम्पल हुए हैं, कहाँ पे आयरन के एग्जाम्पल हुए हैं सर, ठीक है, या इसको मिक्स करके भी हम लोग लिख सकते हैं, बट अगर तोड़ देना है कि ये क्या कहना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत, हाँ जी मृत्युंजय प्लीज टेल अस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर जैसे उसने द वे ही ब्रॉट टर्किश एक्सक्लूसिविटी इन द नोबल्स, तो उसको कुछ टाइम के लिए तो उसका फायदा मिला, लेकिन इंक्लूसिविटी नहीं आती है तो सर सेंट्रल एम्पायर टूट जाता है। हाँ, मतलब अभी हम लोग पॉजिटिव लिख देते हैं, तो ब्लड पॉलिसीज के तहत टर्किश एक्सक्लूसिविटी वाज अ रेशियल ब्लड पॉलिसी, दैट इज करेक्ट अबाउट दिस थिंग, ओके, इसी के थ्रू आप क्या लिखेंगे सर? सर आयरन पॉलिसी के तहत भी लिख देते हैं कि उसने मिलिट्री और फाइनेंस को पहली बार अलग अलग किया, जो रूल्स बनाए, स्टैंडिंग आर्मी बनाने की शुरुआत की, चलिए सर ठीक है ना, थैंक यू, ओके भाई, देखिए नेताजी है ना, हेलो हाय। So hi sir. Sir, the Iron and Black policy was an implementation of the theory of kingship of Balban, and sir, it have the following characteristics. It is associated with the racial policy Balban adopted, the military reforms, the Diwan-e Arz, and the adopting of the financial ministry Diwan-e Urzata, and the appointment of the Parits to inspect the activities of the governor of the provincial governors, and punishing of the governors was also involved to show his Iron policy, and even he didn't spare his brother to show his legitimacy. And the Sultan Pavos can also be that is the part of ओके, चलिए सर, ठीक है, thank you sir. ओके, चलो, ज्यादातर पॉइंट्स इन्होंने आदित्य ने बताया कि भाई इसके अंदर से ही हम लोग लिख सकते हैं कि द मेन कांसेप्ट ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज टू इंप्लीमेंट द जिल-ए-इलाही कांसेप्ट, है ना, आपको ये चीज आपके आंसर के अंदर आनी चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है ये कांसेप्ट के रूप में हो रहा है, ही वांटेड टू कंसोलिडेट दिस, तो उसका लॉन्गर ऑब्जेक्टिव ये था कि जिल-ए-इलाही को लेजिटिमाइज करवाना है सर, ठीक है ना, जिल-ए-इलाही, हेलो हाय, यस बोलिए। Yes, sir. Unlike the preceding sultans, he knew that the role of nobility was to make the king or to topple them, because he himself was a noble under the preceding sultans for almost 20 years. So he knew that they were the kingmakers of that time. So proclaiming himself as a more than above than them by Zil-e-Ilahi concept, he first consolidated his position. Then he took military reforms and strengthened his position of his territorial expansion, the areas which he had in his command. He strengthened the western frontiers and stopped the Mongol invasions for a certain period of time, but could not do it for a longer time, and that's why his son was killed in that event. So these points. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंगली हाइलाइटेड। एक पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया आनंद ने, दैट इज रिगार्डिंग
दिस पॉइंट ऑफ व्हाई इट वाज इंप्लीमेंटेड, है ना, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर है ना। तो आपकी बॉडीज के अंदर आप ये भी ला सकते हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि कंसोलिडेशन के लिए उस समय पॉलिटी बहुत फ्रैगमेंटेड थी, तो कंसोलिडेशन के लिए कोई पॉलिसी चाहिए थी, तो फिर बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एज अ स्टार्ट किया। फ्रेगमेंटेशन की जगह हम लोग कंसोलिडेशन शब्द ज्यादा यूज करेंगे सर, ओके उसकी फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को लेकर नहीं किया था, आप समझिए सर, ठीक। सर, जैसे कि रेबेल तुगरील खान को उन्होंने बिहेडेड किया और अपने सन को, हाँ, मतलब आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो कि भाई तुगरिल को उसने बिहेव किया है या शेर खान को मारा है, या पकड़ने की कोशिश करोगे ये मलिक बकबक का एग्जांपल लिख सकते हो सर, है ना, ठीक है, उसको फ्लॉगिंग किया गया था, ठीक है सर। और सर जैसे कि डेंजर ऑफ रिवॉल्ट से, जैसे कि कुछ मुस्लिम चीफ्स और राजपूत से, तो फिर उन्होंने मतलब उसको भी एज अ वो किया। ओके, चलिए, ठीक और सर इंस्टॉलेशन ऑफ शेर खान, जैसे कि किसी रूलर की एबिलिटी होती तो एबिलिटी वाइज उन्होंने शेर खान को वहां पे एस्टैब्लिश किया कि वो मंगोल के इन्वेजन को एज रोक सकते हैं सर। है। चलिए, और सर जैसे कि लूज एडमिनिस्ट्रेशन था तो कॉप्स ऑफ 40 ऐसा उसको। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के तहत हम लोग ये लिखेंगे कि भाई यहाँ जो चालीसा थे, चालीसा सिस्टम को भी उसने कंट्रोल लेने की कोशिश की सर, है ना, ठीक है। थैंक यू सर। देखिए, मोटे-मोटे तौर के ऊपर आप लोग ने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हाइलाइट किए हैं, उसमें आप ब्लड एंड आयरन की तो व्याख्या दे रहे हो। आप इसका जब फ्लो बना रहे हो तो 2-3 चीजें ध्यान में आएगी आपको। पहले तो जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको डिफाइन कर देना है बलबन से सर, है ना। मैं आपको थोड़ा एक फ्लो बना देता हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। सर जरूरी नहीं कि 100% ऐसा कैसे लिखेंगे, बट एटलीस्ट यू कैन हाइलाइट सर, है ना। तो यू कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ बलबन। आप बलबन से शुरू कर सकते हो कि भाई उसका टाइम पीरियड कब था, ये ओरिजिन में कब आया सर, ठीक है ना, किस पीरियड में आता है, और इस पीरियड के समय पे वो कैसे पावर के ऊपर आया सर, है ना, वो लिख दीजिए सर, ठीक है। ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को सेकंड पार्ट के अंदर आप वन लाइन के अंदर डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये पॉलिसी के तहत बलबन की जो रूथलेसनेस और जो ब्लड शेडिंग था और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बहुत ही आयरन हैंड के साथ इंप्लीमेंट करने का ये उसका मोटिव था सर, ठीक है ना। तो दिस विल बी द फर्स्ट टूल, क्योंकि ये 10 मार्कर में ही है तो हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लड एंड आयरन के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर चले जाएंगे, व्हाट व्हाई इट वाज इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दैट सर, और उसके बाद उसके फीचर्स में चले जाएंगे सर। ये फीचर्स में उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं वो सब लिख देंगे सर, है ना, सेकंड पार्ट के अंदर। तो वाई की ऑब्जेक्टिव्स हमने बताई कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, चालीसा बहुत मोबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है सर, रेवेन्यू नहीं आ रही है राजा को, ओल्ड जमींदार अपने आप को इन्फ्लुएंशियल कर रहे हैं सर, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हो रहा है सर, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स और वाई वाला कांसेप्ट आना चाहिए, और उसके बाद आप उसके फीचर्स देखोगे। ये फीचर्स में देखोगे स्पाई सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, अरीज को बनाना सर, है ना, दीवान अरीज को क्रिएट करना, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के रूप में लैंड ग्रांट्स को कैंसिल करना सर, ठीक है। और ये फीचर्स में ही इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए अपने आप को जिले इलाही प्रोग्राम करना सर, ठीक है ना। तो जिले इलाही आप ऊपर से लिख सकते हो कि इट वाज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द जिले इलाही सिस्टम, यहाँ राजा अपने आप को इस तरह से हाईलाइट कर रहा है सर, ठीक है, रीडिंग ऑफ। जब सेकंड पार्ट में आपके फीचर्स हो जाएंगे ना, तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपके करीबन 80-90 शब्द आपकी इसके अंदर ही खा जाएगा चीज़ें सर, ठीक है। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ग्राम ज़हर बन जाएगा सर, है ना? समझे कि नहीं? गिरिंग फिर वो ज़हर बन जाएगा तो फिर आप वो स्कोप के बाहर बहुत लिख दोगे, फिर वो 250 शब्दों में लिख दोगे तो फिर उसके ध्यान में भी आएगा। दूसरा ये है कि आप इसमें ही ज़्यादा इलैबोरेट करोगे तो आगे के क्वेश्चन में फिर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा सर। हिस्ट्री में कभी-कभी ये होगा कि कुछ प्रश्नों में आपको इतना अति उत्साह आ जाएगा, इतना अति उत्साह आ जाएगा सर, कि आप लिखोगे कि इसमें तो मैं ज्ञान का पूरा भंडार छलका दूँगा सर, है ना? ये मेरे साथ हुआ था जब मैं लिखता था सर, ठीक है। मैं बोला ये तो मुझे आता ही है, पर फिर पता चलता था कि यार मैं क्यों लिख रहा हूँ सर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस, है ना? तो फिर वो दिस विल बी डेट्रिमेंटल ना सर, है ना? टू द पॉइंट लिखने की बहुत आवश्यकता होगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, क्योंकि इसके फीचर्स आपने लिख दिए, फीचर्स के मतलब आपने उसका एनालिसिस किया है सादी भाषा में, फिर उसकी लास्ट पॉइंट के ऊपर क्रिटिसिज्म लिखोगे सर, जो थर्ड पैराग्राफ इसके अंदर से आएगा, बॉडी के अंदर ही सर, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म में लिखोगे कि हाउ बैड इट हैज़ बीन सर, है ना? क्योंकि फीचर्स में तो आपने गुडनेस लिखी होगी इसके अंदर, उसने ये किया, ये किया, ये किया, बट वाज़ इट सक्सेसफुल और नॉट सर? ये आपका क्रिटिसिज्म के ऊपर आपका पॉइंट है, और इसमें फिर आप कोट कर सकते हो बरानी को, या इसमें आप बेसिकली के निज़ामी साहब को कोट कर सकते हो सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे रीडिंग ऑफ, जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना सर, तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही, अकेला एनालिसिस में फिर गुडनेस नहीं आनी रीडिंग ऑफ। और जब इसका जब थर्ड पार्ट निकल के आएगा, जब बॉडी का फॉर्मेट है या कंक्लूजन आएगा, ये बॉडी का पार्ट है सर आपका। जब लास्ट पार्ट आएगा कंक्लूजन का पार्ट सर, तब आप जाके हाइलाइट करोगे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की आवश्यकता क्या थी, और पॉलिसी के रूप में बलबन ने जो कार्य किया है वो कितनी हद तक उचित था, उसके ऊपर लास्ट ओपिनियन और कमेंट देंगे सर, समझे। ये ओपिनियन और कमेंट के अंदर आप ये लिख सकते हो कि वो समय की आवश्यकता थी, दिल्ली सल्तनत बहुत ही नासम स्टेज में था, गुलाम वंश हो सकता है कि मंगोलों के आक्रमण या इंटरनल मोबिलिटी के क्राइसिस के कारण पूरी तरह से तहस-नहस हो जाए, इसके लिए ये लाया गया था। बट ओवरऑल इसकी इम्पैक्ट ये रही कि ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने लागू तो की, पर इसके सक्सेसर्स उसको आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर आपने कंक्लूड कर दिया, तो आप खिलजी तक भी नहीं गए सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। और आपने ओवरऑल उसके सब डायमेंशंस को कवर कर दिया सर, ठीक है। तो ये जो बैड वाला कांसेप्ट हमने लास्ट में देखा ना इवैल्यूएशन में, निजामी साहब ने जो बताया है, निजामी साहब ने एक्चुअली बरानी को कोट किया है सर, ठीक है ना। तो बरानी को कोट करते हुए उन्होंने ये बताया सर, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट्स के अंदर आगे ये वाला सर, ठीक है ना, ये 4 पॉइंट्स। तो इट वाज मोर हार्म फॉर द दिल्ली सर। तो यहाँ से ये क्रिटिकल एनालिसिस में आए, इसके लिए ये 4 पॉइंट आपके लास्ट में आएंगे। पर अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के ऊपर स्पेसिफिक पूछूंगा कि हाइलाइट एंड डिस्कस द वीकनेसेस ऑफ द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन, तो फिर इसको फिर आपको और देखना पड़ेगा सर, समझे नहीं समझे, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक आपको पूछा गया कि हाइलाइट करिए उसकी वीकनेसेस। यहाँ जो प्रश्न था उसमें क्रिटिकल एनालिसिस था, तो आपने गुडनेस के कांसेप्ट के ऊपर बताया, ब्लड एंड आयरन के तो न्याय का देवता भी बन रहा था और फ्लॉगिंग भी कर रहा था, डिवाइन ओरिजिन के कांसेप्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाई गई थी। उसमें बलबन ने तो खुद नहीं कहा है कि ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में लेके आओ, इट वाज कोटेड बाय सम अदर हिस्टोरियंस, तो ये कह रहे हैं कि इट वाज द एग्जांपल ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, समझे आप लोग, ठीक है। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर जब आपका आंसर राइटिंग आता है, तो आंसर राइटिंग में आपने एक आध ऑथर को कोट कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ सर। कंटेम्परेरी ऑथर में बरानी था, समझे, समझे। और दूसरा था कि और कोई स्कॉलर को आपने कर दिया सर, ठीक है। मैं भी आपकी कॉपीज देख रहा था, मैं अभी वीकेंड में कुछ-कुछ आंसर्स कॉपीज को देख के मैं आपको फीडबैक दूंगा सर, आज और कल में। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर सबका एक दो आंसर ट्राई करेंगे कि आई ट्राई टू गिव यू फीडबैक, है ना। इनिशियली फीडबैक मैं आपको दे दूंगा कि क्या हो रहा है। जैसे सुप्रियो की मैं देख रहा था, सुप्रियो ने काफी सारे ऑथर्स का नाम कोट किया है, तो सुप्रियो ने मुझे भेजा था, सुप्रियो इतने सारे ऑथर्स को कोट किया कि वो एकेडमिक सेंट्रिक ज्यादा हो गया कंपेयर टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंट्रिक, और उसके कारण फिर वर्ड लिमिट ज्यादा चली गई है सर, है ना। तो ये हो रहा था। फिर एक दो के केस में ऐसा हुआ कैंडिडेट्स का मैं देख रहा था जहाँ पे यू सी की वो आंसर का फ्लो ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, जो पॉइंट आगे आना चाहिए वो सबसे लास्ट में आ रहा है, जो पीछे आना चाहिए वो पहले ही डाल दिया है। तो पढ़ते-पढ़ते स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है सर, समझे। तो पहले आप स्ट्रक्चर दिमाग में कर दो कि आएगा तो कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ये
ये बहुत मैटर करता है स्ट्रक्चर है ना, फॉर्मेटिंग उसका सर। कंटेंट अब आपके पास आ गया है, कंटेंट आया है तो अब आपको खाली उसको स्ट्रक्चर नहीं डालना है। कल मैं ऑल इंडिया रैंक 286 के साथ बात कर रहा था, निधि नाम है उनका सर, ठीक है, उनका भी सेशन यूट्यूब पे पब्लिश होगा। तो आई वाज डिस्कसिंग विद हर, मैंने कहा कि आपने आंसर राइटिंग का क्या वो किया है? उन्होंने कहा कि सर आई फोकस ऑन कंटेंट फर्स्ट, है ना, आंसर राइटिंग भी पूरी बाद में बजाएगा। मैंने बोला ठीक है, वो दैट इज द करेक्ट अप्रोच है ना। जो कंटेंट आएगा आपके पास, अब मसाला मिल गया तो उसको स्ट्रीमलाइन करना है। अब स्ट्रीमलाइन के लिए आपको 500 आंसर लिखना है तो भी चलेगा, कुछ लोग 50-60 आंसर में ही स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। मेरा भी मानना है कि नॉट मोर देन 50-100 आंसर्स इज मोर देन इनफ टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे? अब सवाल ये है कि क्रोनोलॉजी लिखनी होती है कि नहीं लिखनी होती है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अगर आपको पूछा है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो जब ट्रेसिंग आएगा तो क्रोनोलॉजी सेंट्रिक जाना पड़ेगा। गिवन अकाउंट करके शब्द आएगा तो आपको क्रोनोलॉजी सेंट्रिक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री पूरी करनी पड़ेगी। हम देख नहीं सकते हैं ना। बट यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस है तो क्रोनोलॉजी की उतनी आवश्यकता नहीं है सर, वो एक पॉलिसी के ऊपर स्पेसिफिक पूछा है ना उसने। रीडिंग पॉइंट यहाँ आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये स्पेसिफिक सेंट्रिक पूछ रहा है सर। डिलीनिएट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड, है ना, तो अभी दिखा नहीं हमने इसको, तो चित्रण कीजिए सर। डिलीनिएशन करेंगे तो एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या हुआ करती थी, उसका चित्र तैयार कीजिए। तो यूल बी कोटिंग मल्टीपल ऑथर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यूल बी कोटिंग मल्टीपल ऑथर्स। इवन बतूता फीमेल स्लेव्स के बारे में क्या बताता है? बोले स्त्रियों को दासी के रूप में अपॉइंट किया गया है, बॉडीगार्ड के रूप में अपॉइंट किया गया है, इंटेलिजेंस का काम भी करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पूरी विश कन्याओं की फौज खड़ी की थी, तो चाणक्य ने किया था। और इसने कहा था कि मेरे मंत्री के वहाँ पे जाओ, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है डेली वहाँ। तो मंत्री को लगता था कि ये दासी हमारी है, पर दासी उनकी नहीं थी सर, ठीक है। वो दासी सब मोहम्मद बिन तुगलक को जानकारी देती थी। आप पगला राजा कहते हो मोहम्मद बिन तुगलक को सर, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक पगला नहीं था बाबू, गजब का राजा था सर, ठीक है। उसके समय पे बगावत हुई सर, मंगोल आंख उठ के देखने की कोशिश नहीं करते थे दिल्ली की तरफ। वही मंगोल जो यहाँ पंजाब तक घुस रहे थे, तो उसने कहा कि तुम दिल्ली में तो आके पंजाब में आके दिखाओ, मैं अफगानिस्तान आता हूँ सर, ठीक है ना। पागल था सर, आप कहते हो ना पागल, जुनूनी था सर। बोले तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे कह के लूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। तो गजब था बंदा सर, है ना, तुगलक तो सवाल ये है कि जब आपको क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन के ऊपर से आपको देखना है, ठीक है ना, गेटिंग और ये क्वेश्चन के ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस किस प्रकार से पूछा गया। अब यहाँ पे व्हाट मेजर्स डिड द बलबन अडॉप्टेड, अब ये मेजर्स को आप डेफिनेटली पॉइंट्स के अंदर लिखोगे सर, है ना, वो भी चलेगा स्टेप बाय स्टेप कौन से मेजर्स लिए गए सर। ये मेजर्स में अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो दो प्रकार से कहूंगा सर, है ना। मैं इसमें भी इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि बलबन कब पावर के ऊपर आया सर, है ना, और उस टाइम पे मंगोल की स्थिति क्या थी, मंगोल कंडीशन क्या हुआ करती थी, मंगोल इसके पहले कितनी बार आ चुके थे, थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दूंगा सर। इमीडिएटली बलबन के पहले मंगोल ने तहस नहस कर दिया था सब कुछ, है ना। और इसके लिए बलबन के बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज ही था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू डिसइंटीग्रेट और टू स्टॉप द मंगोल इन्वेजन। और इसमें फिर उसने इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर्स जो लिए उसको मैं हाईलाइट करूंगा। इंटरनल मेजर्स के थ्रू अपने आप को स्ट्रेंथन किया सर, है ना, कोई जाके फाइट कर पाएगा ना। इंटरनल मेजर्स के थ्रू उसने आर्मी को रेज किया, इंटरनल मेजर्स के थ्रू उसने फाइनेंस किया सर, है ना, दीवाना रीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट की 9 ब्रांच से कंसोलिडेशन किया, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की, गवर्नर्स के रूप में शेर खान और लेटर ऑन फिर यू फाइंड की तैमूर जैसे लोगों को अपॉइंट किया सर। तो इमीडिएटली वहां और फिर खुद भी चला गया सर, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, है ना। महमूद जैसे लोग आए सर, है ना, खोखरों को हटाया, खोखर जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थे, खोखरों ने कितने लोगों को परेशान किया सर। खोखर एक्चुअली क्रिएटेड मेहम राइट फ्रॉम द गजनी पीरियड, गजनी के समय से खोखर लोगों ने परेशान किया लोगों। खोखर अभी भी है, कम्युनिटी स्टिल देयर, खोखर कम्युनिटी अभी भी आपको दिखेगी सर, है ना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ये खोखरों की एक ब्रांच यहाँ गुजरात में भी है सर, ये गुजरात है सर, ठीक है। आई मेट समवन फ्रॉम द खोखर, तो कह रहे हैं कि हम मुल्तान के उस साइड से आए थे। मैंने बोला सही बोला सर, है ना। हाँ, ही टोल्ड मी कि माय एंसेस्टर्स एंड फोरफादर्स केम फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मुल्तान, फ्रॉम द आफाक एरिया। मैंने कहा सर बराबर है सर, ठीक है ना, यहाँ गुजरात में है सर, ठीक है। और ये खोखर इनका स्टेट हुआ करता था, खोखर और भी लोग हैं सर, ठीक है। ये स्टेट ऐसा हुआ कि इनका स्टेट था यहाँ गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के, लिटिल रन ऑफ कच्छ के पास है, दसाड़ा करके एक स्टेट दिखेगा आपको, पता है आपको दसाड़ा, एक छोटा सा रजवाड़ा था गुजरात में। उसमें ये खोखरों का एक ब्रांच है सर, ठीक है, खोखरों की छोटी सी ब्रांच है, वो यहाँ के सेनापति हुआ करते। तो मेरे साथ कोई पढ़ता था, तो फिर उसने बताया था, विजिटेड हिज विलेज, उसने कहा कि हम इस तरह से हमारी एंट्री हुई थी, और सर गजब है सर, ठीक है, ट्रांजिशन कितना हुआ है। तो ये सब कार्य इनफेक्ट किया उसने। फिर एक्सटर्नल कार्य क्या किया, एक्सटर्नल के थ्रू ही ट्राइड टू क्रिएट डिफेंस लाइन। डिफेंस लाइन के अंदर कौन से कार्य होंगे सर, ठीक है। खुद पहुंचा वहाँ पे, फोर्स का क्रिएशन किया, गैरिसन्स का निर्माण किया सर, वहाँ पे लोकल ट्राइब्स को सप्रेस करते हुए, देन ही वाज एबल टू कंसोलिडेट द पावर सर, है ना। एंड दिस इज हाउ वी कैन सी कि मंगोल इन्वेजन का जो ट्रेंड चल रहा था उसको टाइम भी उसने सप्रेस किया, आखिर में अपने संतान को भी वहाँ पे अपॉइंट किया, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ही वाज एबल टू रेजिस्ट द मंगोल्स। बट क्या ये कंप्लीटली उसमें सक्सेसफुल रहा? तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल आई कैन से स्टेप्स टेकन बाय बलबन, he lost his son because of the Mongol invasion and hence he lost his empire। एक ही लाइन में आपका आंसर एग्जामिनर को चुप जाएगा, ये पगले रुलाएगा क्या सर, सब देखिए। मंगोलों ने तो उसकी जान ली थी, महमूद मर गया तो उसके वही शौक में ही उसकी मृत्यु हो गई ना सर। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि यार दिल से जवाब लिखा है इसने सर, ठीक है। क्योंकि 10 मार्कर ये प्रश्न, तो 10 मार्कर में फिर उसमें पीएचडी करोगे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री दोगे, तो फिर दिस इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो आप स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया, मैंने आपको कंटेंट देना शुरू कर दिया सर। पहले के 30 40 50 60 70 क्लास में कंटेंट ही फोकस कर रहा था, क्योंकि स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थॉट रिक्वायर्स अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। एक महीने से ज्यादा स्ट्रीमलाइनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर, ठीक है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था जब मैं पढ़ता था, अभी भी ये होता है। अब मुझे पता है कि कंटेंट क्या है, तो मुझे स्ट्रीमलाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। आई नो द मेथोडोलॉजी, आई नो द अप्रोच। द सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। आप इसको अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी डील करिए, निबंध के साथ डील करिए, कोट्स है ना, कोट्स, कोटेशंस और ये सब, उन सबको पहले इकट्ठा कर दीजिए। वुमेन को लेकर 10 कोट्स बना दीजिए, एजुकेशन के ऊपर 10-15 कोट्स लिख दीजिए, उसमें वेद के भी कोट्स, उपनिषद, वहाँ स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए सर, दलाई लामा को पढ़ लीजिए सर, है ना, कुछ कोट्स उनके, आइंस्टाइन के कोट्स याद रखिए सर, है ना, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के कोट्स याद रखिए, चाणक्य को याद कर दीजिए, समझे। और फिर जैसे कोई निबंध आएगा सीधा टापना शुरू, वहाँ से करके शुरू हुआ, कोटेशन से फिर फॉर्मेट होता है ना उसका। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थॉट्स इज द सेकेंडरी एस्पेक्ट वंस द कंटेंट इज फुलफिल्ड, बट टिल द टाइम द कंटेंट इज नॉट देयर, द स्ट्रीमलाइनिंग विल नेवर टेक प्लेस। अब आप में से बहुत स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर पेन नहीं उठ रही है सर,
पेन नहीं उठ रही है तो उठानी पड़ेगी सर, लिखो लिखो और खुद ही लिखो और फिर एनालिसिस करो कि हाय तौबा क्या लिखा। 10 प्रश्न लिखिए, 11वें प्रश्न में ऑटोमेटिकली आप समझिए तो आपकी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी मिलेगी। खुद ही सेल्फ एनालिसिस कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं और बाहर जाके 50 लोगों को जज करवाइए सर, प्लीज चेक करके दो, चेक करके। ठीक है, आई डोंट सी एनी मेरिट इन दैट। ओके, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ सर। अब नोट्स बनाना ही नहीं समझ नहीं आ रहा है, ये स्लाइड्स एक्चुअली नोट्स के फॉर्मेट में ही है सर, इतने बुलेट पॉइंट्स आपको दिख गए, फिर उसके बाद तो आंसर आपको मिलेगा, तो सीधा स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। मैं व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इसकी प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए सर। अगर आपको नोट्स बनानी है ना सर, वांट टू टेक द नोट्स ना, आप यही क्वेश्चन को लिख लीजिए, वो आपकी नोट्स बन जाएगी सर, और कुछ मत करिए सर। अब यही क्वेश्चन को लिख लीजिए, वो आपकी ऑटोमेटिकली नोट्स बन जाएगी। बस थोड़ा कंटेंट को एक बार पढ़ के नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा सर, है ना। ठीक है, तो पॉइंट बल तक समझ में आया, इतना रखते हैं सर, ठीक है ना। तो और क्या क्वेरी है भाई, मनीष की कुछ क्वेरी है? चलेगा सर। अरे नोट्स कितनी हद तक लोग बुक में नोटिंग करते हैं पता है? ये ऑल इंडिया रैंक 13 है अपने गौरव बुढ़ानिया, है ना, तो उनके साथ भी मैं अभी यूट्यूब डिस्कशन आपको मिलेगा। उन्होंने वो बता रहे थे कि उन्होंने 4 हाइलाइटर यूज किए थे, रिवीजन के लिए अलग से हाइलाइट की थी पेन को, तो जब बुक खोलते थे उनको पता है कि यही लाइन को रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है सर? नाउ टॉपर्स में उनका वीडियो अभी आएगा, वो एडिट हो रहा है एक्चुअली, उनका वीडियो आएगा अभी एक दिन में, एक हफ्ते में सर, है ना। मैं आपको लिंक दे दूंगा सर, वो 30-40 मिनट का मैंने उनके साथ डिस्कशन किया है स्ट्रेटजी बैटर्जी में। मैंने कहा कि आप बताइए नोट्स कैसे, तो बच्चों को ये बहुत क्वेरी होती है सर नोट्स। उन्होंने कहा कि सर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हमने नोट्स नहीं बनाई, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक क्योंकि उसको पता है कि उसमें से वो कॉपी पेस्ट करने में टाइम बहुत हो जाएगा, तो बोले 4 हाइलाइटर रखे। मैंने बोला ऐसा क्यों? एक में मैं तो फ्लोरोसेंट कलर की पेन से सब कुछ छाप दिया। बोले सर जब रिवीजन करना होता था तो मैं ब्लू पेन से करता था, और उसके पहले रेड पेन से करता था, और जो प्रीलिम सेंट्रिक होती है वो येलो पेन से करता था, मेन सेंट्रिक है उसको अलग पेन से। मैंने बोला भाई, है ना, ये होती है स्ट्रेटजी सर, है ना, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको, ना कि हार्ड वर्क सर। वही की वही कॉपी पेस्ट रेप्लिकेट करोगे, आपका टाइम जाएगा ना सर। तो आप अप्रोच रखना है तो यही नोट्स को आपकी हाइलाइट करिए सर। और ये जो क्वेश्चन दिए है ना हर एक चैप्टर के पीछे, हर एक टॉपिक के पीछे क्वेश्चन डाल ही रहा हूं सर, टीएसएस के ज्यादातर क्वेश्चन मैं डाल दूंगा सर। आप उसी को ही खाली लिख लीजिए, वो आपकी नोट्स के रूप में काम में आ जाएंगे आपको, है ना। आप प्रिंट करके पढ़ सकते हो ना सर, नहीं इट्स अप टू यू, है ना। सम स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन रीडिंग, है स्मार्ट स्टूडेंट्स, काफी बच्चे होते हैं जिनको स्मार्ट लर्निंग चाहिए। ये हैंडआउट ही है, ये नोट्स है, हैंडआउट से आप जो भी गिनिए सर, यही है अभी तो सर, ठीक है। इसमें से हैंडआउट मैं भी बना नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ही बैठना पड़ेगा, कंपाइलेशन एडिटिंग ये वो सब, है ना, तो फिर बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा सर, ठीक है। बच्चों को हैंडआउट की एक्सपेक्टेशन है सर, है ना। गौरव ने वो 1200-1300 स्लाइड्स पढ़ी थी, he had actually read this 1200-1300 स्लाइड्स, ठीक है। उनका यूट्यूब पे भी एक इंटरव्यू, उसमें भी बोल रहे थे कि सर मैंने प्रतीक नायक जी की, प्रतीक नायक सर की हमने 1200 स्लाइड्स पढ़ी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो है कंटेंट के रूप में। अब स्लाइड्स में 5 लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है, देख लो सर, है ना, एक बार क्या हो रहा है। ये आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो क्या है कि वो शक तो होता है ना, बोले यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, ठीक है, हो जाएगा सर, समझे। आज कौन आया भाई? विक्रमादित्य कहाँ से आए? ये कौन है, अक्षय है क्या? विक्रमादित्य बन गया। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाई। सर एक्चुअली मैं सुनील सर का क्लास फॉलो कर रहा था बट वो क्लास चल नहीं रही है, तो फिर दिस इज द फर्स्ट क्लास है जो मैं ज्वाइन किया हूं। सर कैसे आगे इसको करूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हुए प्रीवियस की जो क्लास अपने शायद आई थिंक 50 क्लासेस करा दिया है, 50 प्लस, उसको फॉलो करूं या फिर क्या कोई सजेशन है कैसे करें? सॉरी मुझे आपको एंड करना पड़ा क्योंकि पीछे वो आ रहा था, बट जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जो जॉइन द क्लास, उनके लिए पहला होमवर्क ये है कि आप प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे, और प्रीवियस क्लासेस को इसके लिए क्योंकि इसका आपका कंसेप्ट है लिंकेजेस बैठिए। आज हमारा कुछ 78 का क्लास, इसके पहले हमने 77 क्लासेस कंप्लीट किए, इसमें करीबन 2-2.5 घंटे के आसपास एक क्लास रहता है मेरा, समझे। तो जो लोग 2022 में दे रहे हैं, 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सबके लिए होमवर्क रहेगा कि पुराने क्लासेस को देखिए, साथ ही साथ लाइव क्लासेस को भी अटेंड करिए। लाइव क्लास को अटेंड करना है तो पुराने क्लासेस को मिस आउट भी नहीं करना है एटलीस्ट। तो टाइम बीइंग पिछले 8 क्लास को तो देख लीजिए, जब हमने मेडिवल शुरू किया है। ये क्यों बता रहा हूँ सर? क्योंकि मेडिवल अभी क्या स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आपका लाइव में ही खत्म हो जाएगा, और तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट अप हो जाएगा सर, ठीक। और एंशिएंट है जो 8 क्लास उसके पहले, मतलब 65 तक हमने एंशिएंट लिया था, 65 या 67 तक हमारा एंशिएंट था, तो उसको आगे के 67 या 68 क्लासेस आपको मिलेंगे, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए सर। लाइव कभी मिस आउट मत करिएगा, फिर आप फिर रिकॉर्डिंग में रहोगे तो फिर रिकॉर्डिंग तो आपका चलता ही रहेगा सर, वो तो कभी भी अवेलेबल है। लाइव में ये फायदा होगा कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, क्वेरी अभी जैसे आपने पूछी है आप पूछ सकते हो सर, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो भी अप्रोच है वो भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, और थोड़ी आपकी डिसिप्लिन भी रहेगी सर, है ना। लाइव में, रिकॉर्डिंग में फिर वो बच्चे खाते-खाते आप क्लास करोगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट ना, समझे, ठीक है, समझ में आया आपको। तो लाइव है, इसके लिए तो हमने प्लेटफॉर्म की सबसे सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि लाइव है सर, है ना। बाकी रिकॉर्डिंग तो सैकड़ों अवेलेबल है ना सर, है ना। तो लाइव देखिए, पिछले 7-8 क्लासेस को फटाफट निपटा दीजिए 2 दिन में। जितने भी नए स्टूडेंट है ना, ये पिछले 7-8 क्लासेस मिडिवल इंडिया से शुरू करिएगा। आई गेस क्लास नंबर 68 या 69 से शुरू किया है हमने, क्लास नंबर 68 है या 69 नंबर का क्लास है, वहां से हमने मिडिवल की शुरुआत की, मतलब अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, और वहां से शुरू किया। तो वहां से पकड़ के आप चलोगे ना सर, तो आपको पूरी दिल्ली सल्तनत और उसकी कहानी समझ में आई। उसके पहले जो है हमने एंशिएंट करवाया हुआ है 60-65 क्लासेस के ऊपर। तो एंशिएंट वाला जो पीरियड है वो साथ साथ रिकॉर्डिंग में देखते रहिएगा अपनी फुर्सत से, है ना। लाइव कभी मिस आउट मत करिए, जितने भी नए विद्यार्थी वो सब, तो जिन्होंने इन बिटवीन ज्वाइन किया और 22 का टारगेट लेके चले हैं सर, ठीक है। अभी एक विद्यार्थी ऐसा भी आया था जो इनफैक्ट वो कह रहे थे कि वो 2025 में देना था ना, समवन कमेंटेड है ना, कहाँ गए? समवन कमेंटेड कि सर 2025 के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। वो है तो उनको बता देते हैं कि 25 के लिए रेलेवेंट तो है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले थोड़ा हिस्ट्री का फाउंडेशन बना दीजिए बेटा, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड में शायद तक है ना, तो इन 12th स्टैंडर्ड तो पहले जीएस थोड़ा कर दीजिए हिस्ट्री का सर, है ना। 150 वर्ड से कम ही हो पाएगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो, किसने कहा सर? सोचिए,
देखिए पॉइंट्स मैंने आपको 4-5 बता दिए, फिर उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा वीकनेसेस में। अगर स्पेसिफिक उसकी वीकनेसेस का प्रश्न आया ब्लड एंड आयरन को, फिर आपको इलैबोरेशन तो आना चाहिए ना सर। अब इतना 1 डेढ़ घंटा हमने डिस्कशन किया है, वो आपको पॉइंट्स फिर दिमाग में आपके होने चाहिए सर, ठीक है? समझे? मैं आऊँगा, अभी पूरी दिल्ली सल्तनत की नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर भी आया नहीं हूँ सर, है ना? 4वीं नेचर ऑफ स्टेट करके एक प्रश्न आता है। इन द फ्यूचर क्लास में आऊँगा तब कंपैरिजन करवा दूँगा आपको सर, ठीक है ना? चलिए ठीक है, आज कंक्लूड करते हैं। मनीष का क्या है? मनीष बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है? और मंडे मिलते हैं अपन। मंडे खिलजी रिवॉल्यूशन से शुरू करेंगे, है ना? मंडे अलाउद्दीन खिलजी को निपटा देंगे। अलाउद्दीन खिलजी 2 घंटे में मार्केट रिफॉर्म्स, ये वो फलाडीन का सर। हाँ सुमित, मुझे पता है कुछ मेम भेजा है पर वो अच्छा नहीं लगता सर, है ना? कभी-कभी मुझे बाद में भेज दीजिएगा सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मनीष। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ जी बोलिए, एकदम बढ़िया सर, बोलिए। सर कल तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया बट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं सोच रही थी मतलब आपका ऑप्शनल का क्लास ऐसे कंटिन्यू करो कि या सॉरी? मतलब सर ऑप्शनल का क्लास करो मतलब कि नहीं? प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अब आगे क्या करना है वो पूछ रहा हूँ। यस सर, आगे मतलब क्या करना है? अगले साल देना है कि नहीं देना है? किस देना है सर? देना है ना? तो यस सर, हिस्ट्री ऑप्शनल ही रखना है ना? यस सर। अगले साल दोगे तो हिस्ट्री मैं ऑप्शनल। आपकी पुरानी स्टूडेंट है, मतलब मैं बीच में ही मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, तो मैं सॉरी? सर मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया था, तो मैं बीच में मेरा गैप हो गया। हाँ तो फिर ठीक है ना, अवेलेबल। देखिए थंब रूल है, एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना? यही है ना क्वेरी मनीष? यस सर। ओके ओके, मैं आंसर देता हूँ, ठीक है? हाँ। देखिए आप में से जो भी विद्यार्थी जिनको इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, पर आप भविष्य का सोचिए सर। हाँ, यू थिंक अबाउट फ्यूचर। 22 में देना है, ऑप्शनल हिस्ट्री रहेगा, चेंजेस उतने आएंगे नहीं सर, ठीक है ना? अभी कवर कर दो, दैट्स इट। अभी कवर कर दो, यू कंप्लीट इट ना। इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर दो ना अभी सर, है ना? व्हाट इज द पॉइंट देन? दूसरा ये है कि अभी फ्लो में हो जाएगा, फिर आप हैंगओवर में रहोगे, है ना? हैंगओवर तेरी बातों का, है ना? हैंगओवर तेरी यादों का, फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो यू कंप्लीट विद द फ्लो, यू गो विद द फ्लो। जितने लेक्चर्स हो रहे हैं वो होने दो सर। एक आध दिन सेटबैक लगेगा, कितना दिन होगा सर, है ना? कितना दिन ये होगा सर? हाउ फार दिस विल कंटिन्यू? चलो दिवाली तक हैंगओवर रखिएगा, दिवाली के बाद तो फिर खड़ा रहना पड़ेगा। पता है ना आपको कितने दिन बाकी है? 219 दिन बाकी है 5 जून तक। आज 218 हो गया बाय द वे, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है? समझे? हाँ मुझे पता है रिजल्ट आता ही बच्चे कम हो गए, बट डजंट मैटर सर। यहाँ वही टिकेगा जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा। थंब रूल है यूपीएससी का, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। है पेशेंस। नहीं हुआ अगले साल होगा, क्यों नहीं होगा? वर्क ऑन योर वीकनेसेस। कौन से क्वेश्चन गलत हुए? हिस्ट्री के गलत हुए, रिवाइज करिए। स्पोर्ट्स के गलत हुए, अगले साल स्पोर्ट्स शायद थोड़ा आएगा तो देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में ज़्यादा जा रहा है, करंट अफेयर्स कहीं से भी आएगा। मेरे स्टैटिक क्वेश्चंस के आपको आइडिया पता है, इकोनॉमी के गलत हो गए तो फिर बहुत दिक्कत होगी सर। समझे कि नहीं समझे ना? तो टेंशन किस बात का ले रहे हो सर, है ना? टेंशन नहीं हुआ वो चला गया ना सर, ठीक है ना? प्रीलिम्स नहीं हुआ वो खत्म हो गई ना कहानी सर। कल शाम को रिजल्ट आया, आई गॉट मल्टीपल मैसेज, इतने बच्चों के मैसेज फोन कहीं कहीं से, वाया 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 मीडिया कहीं से भी ढूंढ लेते। बोले सर हम क्या करें सर, समझे नहीं समझे ना? मैंने कहा क्या करें सर, है ना? करना क्या है, मुंह उठाओ पढ़ो। देखो मैं है ना थोड़ा विकृत विकृत तो नहीं, पर मैं ये कहूँगा कि आई फाइंड मोटिवेशन इन द पेन। समझे कि नहीं समझे? मुझे मोटिवेशन दुख में ही आता है सर, सबसे ज़्यादा सर। मुझे काफ़ी लोग बोले वो पागल है तू, मतलब वो तो दुख में और पुश कर रहा है। मैंने बोला मैं ये बंदा ही इस प्रकार, क्योंकि मैंने इतने सेटबैक झेले ना, इतने सेटबैक झेले थ्रू आउट दिस होल पीरियड, है ना? तो मुझे जितना डाउन करता हूँ ना उतनी ही मैं पुश करता हूँ अपने आप को, और मैं ऊपर चला जाऊंगा तो मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा। खैर अब तो वो नहीं रहा है, बट एक टाइम ऐसा था कि कभी कभी ऊपर पहुंच गया, बोला हाँ अब ऐसा नहीं है सर, ठीक है? अब उल्टा है सर। मुझे अभी भी कभी भी कुछ सेटबैक आता है, कोई भी हमने सोचा है कि ये करेंगे पर वो नहीं हो पाया, मैंने बोला अब लोग दुखी हो जाते हैं। मैंने बोला अब इस नेक्स्ट टाइम तो जरूर से करेंगे सर, ठीक? मैं टीचिंग में आया ना तो मैंने आपको बताया था सर, हमको रिजेक्ट कर दिया गया था, बोले पढ़ाना नहीं आता सर, समझे ना? ठीक है, समझ गया ना? मुझे बोला गया था सर कुछ और कर दो, ऑफिशियली एक नहीं सर, 2 जगह से, 2 प्लेसेस मुझे बोला गया था कि कुछ और कर दो सर, ठीक है? समझे? एक से तो होता है तो आपको लगता है कि लेट मी हैव सम अदर चांस, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? 2 जगह से सर। तीसरी जगह पे जब गया तो उसमें भी फीडबैक 30-70 था, 30 ही फेवर में थे, 70 नेगेटिव नहीं थे। नहीं मजा आ रही है, ठीक है ना? तो इंस्टीट्यूट वाला कहता है कि एक काम करो, थोड़ा काउंसलिंग का काम करोगे? मैंने बोला जी सर कर देंगे सर, है ना? करना है मुझे, ये करना है, आई वांट टू एनरिच माय सेल्फ, है ना सर? ठीक है। तो मैं काउंसलिंग का भी काम संभालता था, यूपीएससी सिविल सर्विस आते हैं ना, बैठता हूँ ना सर। तो कुछ बच्चे देखते थे, बोले ये कल काउंसलर था आज पढ़ाने आ गया, तो ऐसे ही इंप्रेशन डाउन हो जाती है अपनी। यू नो दिस ना, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, है ना? काउंसलर टीचर कभी सेम नहीं होते सर। मैं तो काउंसलिंग मैं जिनका काउंसलिंग किया था उसी को पढ़ा रहा हूँ। ये तो काउंसलर की इंप्रेशन क्या होती है बच्चों के दिमाग में सर, है ना? समझे? तो मुझे मोटिवेशन था, मैंने बोला भाई जितना गिराओगे उतना ही ऊपर आऊंगा मैं सर, ठीक है? समझ में आया आपको? तो यार जीवन में सफलता असफलता एक पार्ट एंड पार्सल है। हाउ यू बाउंस बैक मैटर्स। समझे? आप कैसे बाउंस करते हो वो मैटर है, और वही मैटर करेगा अल्टीमेटली सर। हो गया सो हो गया, प्रीलिम्स फेल हो गए सर। हाउ यू आर टर्निंग द टाइड्स अगेंस्ट यू सर। मुझे ये करना था, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ ना। आई एम हियर बाय माय चॉइस। मुझे पता है कि भाई मुझे यही करना है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको यूपीएससी करनी है तो फिर करनी है सर। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो यू नीड टू ओवरकम दैट। नेगेटिव थॉट हमें भी आते हैं, 5 मिनट आते हैं, फिर छठे मिनट पे फिर खड़ा होता हूँ। मैं बोला ये क्या हो रहा है? आज सुबह ही मुझे नेगेटिव थॉट आ रहा था, मैं थक गया था एक्चुअली, है ना? मैं पूरी रात भर सोया नहीं हूँ बाय द वे, ठीक है? इसके लिए 5 बजे कॉफी लगाई मैंने सर, समझा? ठीक है, और 5 साढ़े 5 को मैंने बोला थोड़ा कैफीन जाने दो वरना आज हालत खराब हो जाएगी। वहाँ तक मन में आया कि बोले कैंसिल करें या रीशेड्यूल कर देते हैं, थोड़ा 1 घंटा नींद लेके 2 घंटे में। बोला छोड़ो सर, है ना? जो दुख में और जो एडवर्स सिचुएशन में आप परफॉर्म करते हो ना, वो परफॉर्मेंस कुछ अलग ही होता है सर, समझे आप लोग, ठीक है? व्हाट माय पॉइंट?
एक आध दिन थोड़ा रो लो है ना, मन बह जाएगा। मेरे कजिन ब्रदर है, कहीं बाहर रहते हैं, तो कभी कभी मेरे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, उनको सब मेरी कुंडली पता है। मैं कुछ बोले, भैया बात कर रहे, बोले पहले काम कर, रो ले 2 दिन, फिर मेरे को बताना। मैं बोले भैया बात कर रहे ठीक है, बोले रो ले तू, पहले रो ले ना तू, वो गजब के बंदा है सर, ठीक है ना। बोले तू रो के बात कर ना, मन थोड़ा बहला ले सर। मैंने कहा कि क्यों? बोले तू मेरे को फोन करेगा, फिर मेरा 1 घंटा, तू 1 घंटे में से तू बात कर रहा है, मैं तो 40 मिनट रोएगा फिर उसमें भी। तो बोले 1 घंटा फिर हम जो बात करेंगे ना, वो तू भी स्पेसिफिक करेंगे आगे क्या करना है, फिर मैं उधर पिपुड़ी नहीं सुनूंगा रोने वाली। बोला यार ये तो गजब है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये मुझे थोड़ा सिंपैथी शो करे। हमको ये होता है ना कि ये पीरियड से जब गुजर रहे होते हैं कि हमको सिंपैथी चाहिए होती है, तो उसकी जगह मेरे को और दुत्कार रहा है सर। तो मन में कभी-कभी आता है मैं किस इंसान से सलाह ले रहा हूँ, लेकिन मैं किससे पूछ रहा हूँ सर, ठीक है ना। ये पीरियड में हमको यू नीड अ शोल्डर है ना, पैम्पर करने वाला कोई साथ चाहिए। मेरे साथ उल्टा हो रहा है सर, मैं ठोकर खा के ही आया हूँ सर, अभी भी खाता रहता हूँ, कुछ उल्टा होता है। तो मुझे वो भैया अभी भी याद करता हूँ मैं, बोला भैया रोया? मैंने बोला नहीं रोया। रो के आए, काम कर। रो के आने का मतलब ये है कि ओवरकम दैट। तुम्हें सलाह चाहिए ना लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है सर, समझे आप लोग सर, ठीक है। ये सुमित ने कुछ पोस्ट बनाई है सर। सुमित ने पोस्ट क्या बताई है? सुमित ने बताया है कि एकदम जीआईटी पे लॉगिन करूंगा, फाउंडेशन बिल्ड करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहूंगा, अफगानिस्तान के टॉपिक को नहीं डालूंगा सर, ठीक है सुमित, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर कंक्लूड करता हूँ। सागर ने क्या पूछा है सर, ठीक है। सागर ने कहा फर्स्ट एंड अप्रोच रेडी टू डेसिमेट रिफॉर्म्स एक्शन एवरीथिंग शो टू नेचर ऑफ बोल्ड एंड पॉलिसी। ये हम लोग लिख सकते हैं, रेडी टू डेसिमेट रिफॉर्म्स एंड एक्शन वेरी इंस्टेंस, या दिस वाज पार्ट है ना, ही वाज रूथलेस, वी कैन से दैट ब्रिलियंट पॉलिसी की एक फीचर के रूप में हम डेफिनेटली इसको लिखेंगे सर, ठीक है। बट यू सब्सटेंशिएट विद द फैक्ट्स एज वेल सर, ना समझे। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच नाहिदा, आदर्श, सुमित ने ये भेजा है मीम सर, है ना। और सुमित कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के टॉपिक का तड़का मार के सर। चलिए सर, ठीक है। ये स्लाइड को ये पूछ रहे थे आंसर राइटिंग का ग्रुप क्या है सर, ये रहा आंसर राइटिंग का ग्रुप है ना। कौन पूछ रहा था? विक्रमादित्य पूछ रहे थे। आपका नाम विक्रमादित्य ही है क्या सर? विक्रमादित्य मतलब योर नेम इज विक्रमादित्य या कुछ और नाम है आपका सर? बढ़िया नाम है सर, ठीक है। हमारे घर पे ऐसा नाम रखा ही नहीं सर, ठीक है। मैं कभी कभी माँ बाप को ये प्रश्न कर देता हूँ, मैंने बोला ये कोई हिस्टोरिकल नाम नहीं दिखा क्या आपको? मैं कैरेक्टर का इतिहास कहूँ ना सर। मेरे फादर साहब कहते बोले आपके नाम में बुराई क्या है? मैं बोला वो पंच नहीं आ रहा है, मतलब जो चाहिए ना वैसा सर, ठीक है। समझे? तो ये कहानी है। चलिए सर, है ना, थैंक यू। कल मिलता हूँ, मंडे मिलता हूँ सर, है ना। खिलजी से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग विद ओके। आंसर चेक करता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ, फिर फीडबैक दे दूंगा 1-2 बार सबको, है ना, लाइव क्लास में फीडबैक दूंगा सर, ठीक है। चलिए बाय बाय।